हम पर है वो सब उसका दिया है और वापस उसी के पास चला जाएगा। मैंने कहा है कि अपने आचरण को स्वच्छ रखो और अपनी जबान को लगाम दो, जिससे शैतान उसे काबू न कर ले और बुद्धि को भ्रष्ट कर दे। मगर जब इन कोशिशों में मैंने अपना मुंह खोला, गलत खोला, मेरे शरीर में तपिश थी। मैं सोच रहा था और नहीं झेलना ये सब, बहुत घसीट लिया। घर में खाने को तो है नहीं, इसे और लाके माथे पे जड़ दिया। अरे इसे बाहर निकालो, हाथ नहीं हिलते किसी के, खाने को सबको चाहिए। चल खड़ी हो। अरे तू बाहर निकल यहाँ से। बाबूजी! बाबा, अरे इतनी आग लग रही थी तो बिरादरी में लड़कियों की कमी थी क्या जो बाहर जाके मुंह मारा है? अब धकेल दे अपनी बहन को कुएं में, दे दे इसे धक्का। गया था मैं छंगाराम के यहाँ कल, दुगना दहेज लेगा वो कहता है, और जो थोड़ी बहुत कसर बाकी थी वो और पूरी कर दी। इसके बच्चा जो ठहरा दिया। थोड़ा जहर और कर ले, थोड़ी झेझा और कर ले, सब पैसे का रोना है तेरा। थोड़े नोट मारूंगा तेरे मुंह पे तो सारी बोती बंद हो जाएगी। अपनी खाल में आजा, खाल में। और अगर घर में शांति चाहता है ना तो इसे इसके मायके में धरिया जाके। देख बेटा, तू अपना घर अलग बसा ले, फिर जो चाहे सो कर। बबुआ, अरे बेटा, इस बीमारी के बाद तो मेरी आंखें कमजोर हो गई। अब तो सुई में धागा भी नहीं पिरोया जाता मुझसे। 2-4 टाके मारने हो ना, वो भी नहीं मार सकती मैं। बहुत हो गया यार, अब तो हद ही हो गई है। जमुना को घर से बाहर निकालने तक की बात आ गई अब तो। पैसे की वजह से वैसे ही मेरा भेजा आउट है। सब साले ऐसा दिखाते हैं जैसे जमुना इसी तंगी की जड़ है। अब तो मां तक ने कह दिया घर से निकलने को, तो ठीक है, चला जाऊंगा, मर जाऊंगा पर पलट के मुंह नहीं दिखाऊंगा। सोएगा कहाँ? सड़क पर? खाएगा क्या? खाक? आसान नहीं है मंगरू, आसान नहीं है। बोल बाद में लियो, पहले सोच ले। वो तेरे प्लान के बारे में जो सोचा सोची करनी थी ना, वो कर ली। बता कब चलते हैं? क्यों? तू क्यों चलने लगा? तेरी आत्मा की आवाज का क्या हुआ? पहले तो बड़ा बोलता था तू, उसका गला बैठ गया। हाँ? ये तो पाप है, अपराध ठहरा, अभी हेकड़ी निकल गई। अबे वो तो मैं ऐसे ही कहता था, मुझे थोड़ी ना पता था कि सच में 2 आदमी मिलकर इतनी बड़ी बस को लूट सकते हैं। मुझे लगता है कि तेरे बस की नहीं है ये, तुझ में जिगरा नहीं है, चल जा। बात जिगरे की नहीं है झूमर, और फिर ये काम हम पहली बार कर रहे हैं, इसके लिए बहुत हिम्मत की जरूरत है। दिमाग कुछ और बनाना पड़ता होगा कि हाथ में चाकू हो और किसी की चीख से पकड़ ढीली ना पड़े। ढंग से प्लान बनाना होगा। तो तुझे क्या लगता है मैं यहाँ खाक छान रहा हूं बैठ के? बाबू पिछले 6 महीनों से सर धुन रहा हूं इन अखबारों में, हर खबर को 36 बार पढ़ा है मैंने। फिर निकाल दिया है तूने? कितनी बार तो मत्था मार चुके हैं बेकार की खबरों में। वो सब पुरानी थी, एकदम नहीं है, कल ही हाथ लगी है और बहुत ही जबरदस्त है। अपने मतलब की यूं भी है कि आदमी 2 ही शामिल है इसमें। ये पढ़ ले इसे। अब तू ही पढ़ इसे, तुझे पता मैं धीमा पढ़ता हूँ। ठीक है, मैं तुझे बता देता हूँ ऐसे ही, तू बाद में आराम से पढ़ लियो। अभी कुछ ही दिनों पहले की बात है, 2 लड़कों ने एक बस लूट ली, भरी दोपहर। बस एक पेट्रोल का डिब्बा और माचिस की डिब्बियां लेकर बस में चढ़ गए। लोगों को धमकी दी कि पैसे निकालो वरना बस फूंक देंगे। किसी ने भी है ना चू चाक किए बगैर जो कुछ उनके पास था उनके आगे रख दिया। भाइयों की तो ऐश हो गई। पुलिस को अब तक कोई सुराग नहीं लगा। झूमर बेटा, ले तेरी पैंट सिल गई। हाँ आ रहा हूँ, आ रहा हूँ। ले तू इसे ध्यान से पढ़ ले, एक एक लाइन को 36 बार। हाँ? पूरे नाप ली से मैं भी याद। माँ,
मैं कल सुबह एक काम से जा रहा हूँ, जरूरी काम है। मेरे लौटने का कुछ पता नहीं है। जाते वक्त भाई से बोल जाऊंगा, वो तेरे खाने का ध्यान कर लेगा। अभी के लिए तुझे कुछ चाहिए तो बता दे। अरे तेरे भाई की बलि चढ़ाई, अगर वो ना आया तो? आएगा क्यों नहीं? बड़ा लाट साहब है ना, वो बड़े कामों में फंसा है। तेरा जाना जरूरी है माँ, पैसा नहीं चाहिए क्या? और तेरा इलाज मुफ्त में नहीं हो रहा है। बूची, ओ बूची, बस छुटवाएगी क्या? 7:30 बजे की बस है और अभी झबुआ पहुंचने में आधा घंटा लगेगा। 5 तो यहीं बज गए हैं। जल्दी कर, पागल है क्या तू? पागल होगी तू। अगर मेरा कोई सामान छूट गया तो फिर कौन लेके आएगा? मुझे एक बार अच्छी तरह से देख लेने दे माँ। अरे बाबा, तेरा कोई सामान नहीं छूटेगा, ठीक है? तू जल्दी से रिक्शा में बैठ। चल चल जल्दी कर। और अगर सामान छूट भी जाए तो अपने बाबूजी से कह देना, तेरे को कुक्षी में नया नया सामान दिला देंगे वो। भाभी, ओ भाभी, जरा घर का ध्यान रखना, इस बार हम कुछ दिन लगा के आएंगे। अबे डबल रोटी काट रहा है, किसी की गर्दन थोड़ी काट रहा है जो तेरे हाथ कांप रहे हैं। डरने की बात नहीं है यार, कुछ गड़बड़ है इसमें। तू सोच तो सही झूमर, कि मैंने किसी को चाकू दिखाया और उसने कुछ भी देने से मना कर दिया तो क्या करूंगा मैं? घुसेड़ दूंगा, मार दूंगा क्या उसे? और वो जो पेट्रोल हम गिराएंगे, सोच अगर उसने आग पकड़ ली तो? अरे मुझे अगर कुछ हो गया तो क्या करेगी जमुना? मेरा बाप उसे एक भी दिन घर में नहीं टिकने देगा। कहां फिरेगी वो मारी मारी? धक्के तो वो वैसे भी खाएगी। तेरे बाप की अगर हथेली गर्म नहीं हुई तो तू क्या सोचता है वो जमुना को टिकने देगा घर में? हाँ? और तेरी बहन की शादी का क्या? देख मंगरू, मुझे तो अपनी माँ की चिंता है। अगर और थोड़े दिन उसका इलाज नहीं हुआ तो उसका टिकट तो कटा दे रहा है। मेरे भाइयों में से कोई भी पूछने वाला नहीं है उसे। साफ सी बात है, मुझे तो पैसा चाहिए। बहन जी, कहाँ जाना हो रहा है इतने सारे सामान के साथ में? हैं? कहीं शादी ब्याह में जाने की तैयारी हो रही है क्या? हम कुक्षी जा रहे हैं, वहाँ मेरे बाबूजी बहुत बड़े मैकेनिक हैं, उन्हें सब जानते हैं। वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है। कुक्षी तो हम भी जा रहे हैं। अच्छा है, हम लोगों का सफर साथ में बहुत अच्छा गुजरेगा। वैसे कुक्षी कितने दिन रुकने का प्रोग्राम है आप लोगों का? कुछ कह नहीं सकते, वहाँ पर मैं इसके दाखिले के लिए जा रही हूँ। अगर किसी अच्छे स्कूल में दाखिला हो गया तो शायद हम वहीं रह जाएंगे। वैसे आप कुक्षी कितने दिन रुकेंगे? बेटे, मेरी बेटी चुनिया के रिश्ते की बात चल रही है। हम लोग तो सवेरे जाएंगे, शाम तक वापस लौट आएंगे। वैसे शादी तो मेरी भी करनी है, हाँ। पर बाबूजी कहते हैं कि मैं अभी बहुत छोटी हूँ। अरे वाह। आओ बैठो, बस का इंतजार करो। मैं अपनी शादी में ना गोटे वाली चुन्नी पहनूंगी और खूब सारी चूड़ियां पहनूंगी यहाँ तक। वैसे आपके पापा मम्मी की शादी में आप क्या थे? कुछ आ जाओ भैया। अरे जल्दी करना मेरे यार, ये कर रहा है तू? ना भाई छोरी, तुझे ना दौड़ाता, अपनी अम्मा को दौड़ा दे। भाई साहब, ये अजी भाई साहब, 1 मिनट तो रुकिए। ध्यान से, जरा ध्यान से। रुचि वाले भैया आ जाओ भैया। अरे क्या करते हैं आप? 1 मिनट कोई बात नहीं। अरे देख के भाई, हाँ भैया, चलो भैया जरा सामान चलिए तो। अरे ऐसा करके जल्दी नहीं पहुंच जाओगे आप। चलिए तो सही। तुम आ जाओ पहले, आ जाओ, तुम आ जाओ पहले। तो पहले पहुंच जाओगे ऐसे? चलो कमाल करते हो यार, आदमी का सामान है। अरे भाई लड़के। अरे ओ मेरे यार, उतना बड़ा तो खुद तो है नहीं, उससे दुगना सामान लेके जा रहा है। चल जा, बता रहा हूँ, डबल टिकट लगेगी यहाँ। मुझे अपनी गुड़िया की शादी के लिए कपड़े भी खरीदने हैं,
कुक्षी जाके मेरे बाबूजी इसके लिए नए नए कपड़े सिलवाएंगे। और इसका दुल्ला ना, वैसे आपका दुल्ला कैसा है? अपनी गुड़िया दिखा तो। नहीं, पहले बताओ। बुची चुप कर, चप्पड़ चप्पड़ बंद कर अपनी, दीदी को तंग नहीं कर। चल आजा सो जा थोड़ी देर। मुझे नींद नहीं आ रही है, अब चुप बैठो। यहाँ पे शादी की बातें हो रही हैं। बड़ी आई शादी वाली। जैसे हम बस में चढ़ेंगे तू पीछे रहियो, मैं आगे चला जाऊंगा। 5 मिनट बाद तू पेट्रोल खिंडाना शुरू कर दियो, ठीक है? और फिर हम जोर जोर से धमकाने लग जाएंगे। पर पेट्रोल गिराने की क्या जरूरत है यार? पागल है, जितना जल्दी पेट्रोल खिंडेगा लोग और डरेंगे और हमारा काम फटाफट हो जाएगा। लेकिन ये तो तू कह रहा है, अगर कोई अकड़ गया तो क्या करेंगे? चुप कर, बस आ रही है, ठीक है? चल डरियो मत, सांस रोक ले अपनी, जय माता की। चल हाँ भैया, क्या बात है? कहाँ जाना है? कुछ जाएगी? हाँ जाएंगे। चलो पीछे बैठ जाओ। जाओ एक एक करके। शादी के बाद कान का एक नकली बुंदा तक नहीं लिया तुमने मेरे लिए। शादी में दोनों तरफ वालों की मर्जी होती तो रस्में होती, मुझे गहने कंगन मिलते। आज है ही क्या मेरे पास? सुन ले मंगरू, घर में कुछ पैसा आएगा तो नंदनिया के ब्याह पे खर्च होगा। तू अपनी बीवी पे कुछ भी खर्च करने का अपने दिमाग से ख्याल निकाल दे, समझा? तू अपना घर अलग बसा ले। मैं जहर खा लूंगी तो शादी का सारा किस्सा ही खत्म हो जाएगा। श्यामू, अरे वो कंडक्टर साहब, अरे ये पेट्रोल की बदबू कहां से आ रही है, जरा देखिए मेरे यार। चल बे, जो जल्दी से बाहर निकाल। चलो भाई, कोई नहीं उतरेगा बस से। अगर किसी ने ज्यादा लाइट दिखाने की कोशिश की ना तो साला पीठ से खोपड़े तक चीर के रख दूंगा। चुपचाप जो भी कुछ है चुप निकाल के रख दो, चुपचाप जो भी कुछ है निकाल के रख दो सामने। तो पत्ती से तोड़ के रख दूंगा तेरी। ये कान से निकाल तू, आंखें मत दिखाएगा साले, फोड़ के रख दूंगा तेरी निकाली से। छोड़ से, हट जा गोली से। मैं बता रहा हूँ तुम सबका सबको, नीचे बता रहा हूँ तुम सबका सबको, पूरी बस में पेट्रोल गिरा हुआ है। कर दूंगा मैं। मुझे थोड़ा सा जानना दिखाइयो वरना पूरा का पूरा पिरो दूंगा साले। चलो चला दे जुबैर, चला रास्ता नहीं बस को। आज यहाँ से अब गिरा दे बातचीत।
जला दूंगा मैं। एक एक को सब माल निकालो। चल पैंट उतार, पैंट उतार, तनिए में चल गई। देता पैंट का उतार, पैसे में निकाल, घड़ी उतार, चेन भी दे, अबे चल निकाल। मुझे छोड़ दो, मुझे ध्यान से मत मारना, ध्यान से मत मारना। निकाल कर, जल्दी से निकाल इसको। तुम रात की चोरी बता, सारे मसाले थे। जमुना, जमुना, खड़ी हो जमुना। क्या बात है, इतना हाफ क्यों रहे हो? ये ले। ये कहाँ से लाया? बता। मंगरू, मंगरू मेरी तरफ देख, बोली कहाँ से लाया? तो जिससे कह लेना, अगर पसंद है तो अपने पास रख ले, नहीं तो नहीं दिला दूंगा। तेरी पसंद की। ये देख, पैसे की कोई कमी नहीं है मेरे पास। बाबा कुछ बोला तो उसके मुंह पे दे मारूंगा, और देखता हूँ क्या बोलता है। तू क्या सोचता है? तेरे इस करने से बाबा बहुत खुश होंगे। तू कहाँ की सोच रहा है मंगरू? बच्ची, क्या हुआ मेरी बच्ची को? क्या हुआ मेरी बच्ची को? हाँ बच्ची, बच्ची बेटा, मैं हूँ तेरे पास। बच्ची, इसकी माँ को देखा। बच्ची, बच्ची, देख बेटा, मैं हूँ तेरे पास। बच्ची बेटे, ए भाई पानी लाने लगा। बच्ची, बच्ची मेरे बच्चे, क्या हुआ तुझे? बच्ची तेरी माँ, इसकी माँ को देखा कहीं? इसकी माँ को देखा कहीं? बबुआ, ले बेटा चाय ले ले। अरे तेरी पैंट कहाँ गई? ये किसकी पैंट पहनी आया तू? मेरी जल गई है। हाय राम, अरे राम, ये क्या हुआ? अरे तू कैसे चल गया बेटा? मैंने बहुत गलत कर दी। मुझसे बहुत गलत हो गया। मुझसे बहुत गलत हो गया। अच्छा तू लेट, मैं अभी हल्दी लेके आ रही हूँ तेरे लिए। तू लेट जा, लेट जा। अरे 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 बारह यात्रियों को गंभीर रूप से जली हालत में पास ही के एक अस्पताल में भर्ती कराया गया। उसी बस के तकरीबन 22 और यात्री अंधेरे में बचकर भाग निकले। जांच अधिकारी इंस्पेक्टर अरविंद कुमार मौका वारदात पर उसी सुबह पहुंचे। पुलिस और फायर ब्रिगेड के अधिकारियों ने बस से बुरी तरह जली हुई 14 लाशों को समेटने का काम शुरू कर दिया। स्टेज चल रहा है, जल्दी से स्टेज चल रहा। डॉक्टर को बुलाओ, डॉक्टर। घबराइए मत, अभी सब ठीक हो जाएगा। पानी लाओ यार, पानी। बूची कौन है? कौन है बूची? मेरी बच्ची बूची। बूची कौन है? कौन? कहाँ? आग लगी थी।
मेरी पूछी पूछी पूछी। जब तुम लोगों ने पैसे दे ही रहे थे तो फिर उन्होंने बस में आग क्यों लगाई? पता नहीं क्यों साहब, जब उन लोगों ने आग लगाने की धमकी दी सभी लोगों ने अपने गहने लत्ते देने लगे, पर उनको तो आग लगानी थी और लगा दी। साहब, मेरे बाबा को मेरी आंखों के सामने जला डाला। अगले कुछ ही दिनों में पुलिस ने दोनों कथित मुलजिमों को पकड़ने के लिए अपना जाल फैला दिया। इस हादसे में बच निकले यात्रियों की मदद से उन दोनों का हुलिया तैयार किया गया। फिर उनके पोस्टरों को आसपास के गांवों की दीवारों पर चिपका दिया गया। ये क्या चक्कर है? ये कहां लगा हुआ था? क्यों फट लिया? गांव के आसपास हर जगह चिपके पड़े हैं हर तरफ, और जमुना की गांव में एक भी ऐसी दीवार नहीं जहां पे ना लगे हों। वहीं से लाइए फाड़ कर। सारे क्यों नहीं फाड़ दिए उसने? बाप का राजा ना, सारे क्यों नहीं फाड़ दिए? अब क्या करेंगे हम? कहां जाएंगे? यही बैठे रहे आराम से। यहां हमें पकड़ने के लिए कौन आ रहा है यार? हम यही ठीक है। तुम ऐसा कर, अपनी बीवी को बोलियो कि वो इस बारे में जरा भी किसी से बात ना करे। सब ठीक हो जाएगा। कौन मरा है? उन्होंने मेरी गुड़िया भी ले ली और उसके बर्तन भी। माँ ने आपके लिए लड्डू बनाए थे, वो भी चले गए। माँ कहाँ है? वो क्यों नहीं आई? आएगी, माई भी आ जाएगी। तू बस चुप कर जा। तूने सुना नहीं डॉक्टर साहब ने क्या बोला था? कम बोलेगी तो जल्दी अच्छी हो जाएगी। क्या हो रहा है यहाँ पे? ये क्या हो रहा है? आपको किसे अंदर आने दिया? कैमरा लेकर के कैसे अंदर आ गए आप? 22 लोग यहाँ पे मर चुके हैं, लोग यहाँ दर्द से तड़प रहे हैं और आपको कैमरा चलाने की लगी हुई है। बाहर निकलिए। किसने इन्हें अंदर आने दिया? किसी को अंदर आने मत देना। इंस्पेक्टर साहब, आप प्लीज समझने की कोशिश कीजिए। मुझे अपनी स्टोरी के लिए कुछ लोगों से तो बात करनी पड़ेगी। मैं क्या इस छोटी लड़की से बात कर सकती हूँ प्लीज? क्यों नहीं बात हो सकती? उसमें तो आपकी स्टोरी के लिए पूरा मसाला मिलेगा। बूची से बढ़कर कौन हो सकता है? तस्वीर उतार लेना उसकी अच्छे से। 6 साल की है वो, पूरी तरह से झुलसी पड़ी हुई है। इस हादसे में उसकी माँ भी मर गई। करीब 5 दिन से वो माई माई पुकारे चली जा रही। जितनी ऊंची उसकी पुकार उतनी अच्छी आपकी स्टोरी है ना? डॉक्टर, डॉक्टर साहब, जल्दी आओ। मेरी बुच्ची को कुछ हो गया। मेरी बुच्ची को कुछ हो गया। बुच्ची, बुच्ची, ये एकदम से बेहोश हो गई। बुच्ची, बुच्ची। 23 आदमी जलकर मर गए। मरने वालों में ज्यादातर औरतें और बच्चे थे झूमर। अब अगर पकड़े गए ना तो फांसी से कम सजा नहीं होगी, कह दे रहा हूं। 23 लोगों को जलाकर मार डाला हमने। मेरी समझ में ये नहीं आता कि हमारे दिमाग को हुआ क्या था। कैसे कर सकते हैं यार हम ये सब? तूने तीली गिराई क्यों? वैसे तो बड़ी हाँकता रहता है। आया समझदार कबाब चल के। ज्यादा न गुर्रा। उस हबड़तबड़ में तूने मेरा दिमाग कब्जा लिया था। कैसे चिल्ला रहा था बाहर, झूमर जला दे, माची जला दे, सारी बस। ऐसी हालत में कुछ सूझेगा मुझे? और दिल्ली गिरी क्योंकि मेरा हाथ जल गया था। खुद को देखा था तूने? हाँ? इधर बस जल रही थी, उधर तू सारे लोगों को लूटने में लगा हुआ था। हाँ हाँ,
तू तो जैसे बड़ा लोगों की मरहम पट्टी करने में लगा था ना। अरे भागते की लंगोटी तो कतरवा ली तूने। और मेरा मुंह मत खुलवा क्योंकि मैं भी नहीं नहीं, खोल ले मुंह अपना। कम से कम तेरी तरह बेशर्मी नहीं छाड़ रहा हूं मैं अपनी इस करनी पर। जाकर अपनी बीवी के कान से पहले बुंदे उतरवा, इससे पहले कि कोई पूछा पाछी शुरू करे। बेचा यार। इसी दरमियान पुलिस ने अपराधियों को पकड़ने के लिए सामान गिरवी रखने वाली दुकानों की छानबीन भी शुरू कर दी। मंगरू पड़ोस के एक गांव के जिस सामान गिरवी रखने वाले को अपना ज्यादातर लूट का माल बेचता था, वो दुकानदार पुलिस को हाथ लगे सुरागों की एक महत्वपूर्ण कड़ी था। अरे मैंने क्या किया भैया? मुझे क्यों पकड़ रहा है? साले सब समझ आ जाएगा। बता दूसरा साथी का साले को पार करेगा तो अरे क्या हुआ? अरे क्या हो गया? कहाँ ले जा रहे हो मेरे बच्चे को? ले जा रहे भाई, इसकी खातिरदारी क्या किया मेरे बच्चे ने भाई? 23 जनों को खा गया कुत्ता। अरे अरे कहाँ ले जा रहे हो मेरे बच्चे को? अरे छोड़ दो, मेरे बच्चे ने कुछ नहीं किया। मैंने कुछ नहीं किया, मुझे माफ कर दो। उसी रात झूमर और मंगरू से पूछताछ शुरू की गई, जहां उन्होंने बस का लूटना और जलाना कबूल किया। वे पुलिस को उन जगहों पर भी लेकर गए जहां से उन्होंने छुरा, पेट्रोल और माचिस की डिबिया खरीदी थी। 2 हफ्तों के बाद एक पहचान परेड करवाई गई। इस परेड में हादसे से बचे यात्रियों ने झूमर और मंगरू को पहचानने का दावा किया। मंगरू राम और झूमर प्रसाद के खिलाफ चार्जशीट तकरीबन 2 महीनों के बाद दाखिल हो सकी। वो सब झूठ है जज साहब। मैं ठहरा एक गरीब दलित। मुझ पर इल्जाम लगाना कौन सा बड़ा काम ठहरा? जब असली चोर नहीं पकड़ गया तो मुझे फंसा दिया। साहब मुझे छुड़ाओ, मुझे जाने दो। इस हादसे में 23 लोगों की जानें गई हैं। वो भी तो गरीब थे, लाचार थे। उनके बारे में कुछ सोचा तुमने? क्या इन 23 मौतों की जिम्मेदारी तुम कबूल करते हो? मैं किसी की मौत का जिम्मेवार नहीं हूं सरकार। इस इलाके में अपराध दर इतनी ऊंची और सुनवाई के लिए इंतजार में पड़े मुकदमों की सूची इतनी लंबी थी कि जांच गिरफ्तारी के तकरीबन 1 साल बाद ही शुरू हो सकी। प्रोसिक्यूशन के वकील हरि प्रसाद के पास चश्मदीद गवाहों, बस यात्रियों और ड्राइवर के बयानों का अंबार लग गया, लेकिन झूमर और मंगरू को सरकार की तरफ से बचाव के लिए अभी तक कोई भी वकील नहीं दिया गया था। जनाब, बस को चढ़े अभी आधा घंटा बीता होगा कि मुझे पेट्रोल की बदबू आने लगी। मैंने बस को रोक दिया और कंडक्टर को कहा देखने के लिए। अरे ये पेट्रोल की बदबू कहां से आ रही है, जरा देखिए मेरे यार। ये लड़का बस में पेट्रोल गिराने लगा और वो दूसरा वाला जोर जोर से चिल्ला रहा था कि अगर किसी ने पैसे न दिए तो वो पूरी बस में आग लगा देगा। सारे लोग डर के मारे इधर उधर भागने लगे। ये लड़का उतरा। जनाब, इस छोरे ने बाहर जाके गेट को बाहर से बंद कर दिया। मैंने दूसरे वाले को दबोचना चाहा तो उसने मेरे गले पे छुरा रख दिया। मुझे थोड़ा सा जानना दिखाएगा वरना पूरा का पूरा पिरो दूंगा साले। मैं अपनी चीजें समेट रहा था कि जो बच जाए वो भला। तभी अचानक बस में आग भड़कने लगी। मैंने लोगों के पूरे शरीर जलते हुए देखे। मैं बहुत घबरा गया। घबरा कर बस से कूदा और भागने लगा। अपनी पैंट उतार, पैंट उतार। तनिया मेरी चल गई, पत्रिका देता हूँ। साले पैंट क्यों उतारा? पैसे भी निकाल, घड़ी उतार, चेन भी दे। अबे जल्दी कर। अगर इनका बस चलता योर ऑनर तो ये लोग जलते लोगों की जेब में भी हाथ डाल देते। जब छोटे छोटे बच्चे और औरतें आग से लिपटे हुए जिंदगी की दुहाई मांग रहे थे, तब भी ये लोग दरिंदों की तरह भागते हुए लोगों की खालें नोच रहे थे। झूमर प्रसाद और मंगरू राम, क्या तुम लोग कोई गवाह पेश करना चाहोगे? ये सब के सब झूठ बोल रहे हैं सरकार। हमने कुछ नहीं किया, माई बाप हमें फंसाया जा रहा है। अभी झूठ बोल रहा है तू? बोल के तू लूट रहा था जब बात चल रही थी। बोल के तू लूट रहा था जब पूरी मदद को चिल्ला रही थी। नहीं लूटो। बोल के तू लूट रहा था जब चुनिया तेरे पांव पर गिरी थी। बोल आराम चाले, बोल। तेरा तो बाप नहीं बोलेगा साले। बोल ना गई।
इस सब ने मरने से पहले तेरी शनाख्त की है, समझा? समझ गए? और तू कहता है कि ये सब तूने नहीं किया? नहीं किया तूने? बोल! इस सब के बीच एक ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशन मानवाधिकार चुनौती की ओर से एक लॉयर राजदीप वोरा ने झूमर और मंगरू का केस ले लिया। रॉनर, ये ट्रायल एक नाइंसाफी है। मेरे दोनों मुवक्किलों को 1 साल बिना किसी वकील के हिरासत में रखा गया। मैं अदालत से दरख्वास्त करता हूं कि दोनों अभियुक्तों को सुनवाई का एक और मौका दिया जाए। योर ऑनर, पर हमारे पास चश्मदीद गवाह हैं, जिनमें वो लोग भी शामिल हैं जिनसे इन लोगों ने पेट्रोल खरीदा, माचिस खरीदी। उनके बयानात से साफ साफ जाहिर होता है कि ये काम बहुत ही सोच समझकर और पुख्ता प्लानिंग के साथ किया गया। गवाह गलत भी हो सकते हैं योर ऑनर। यहाँ कुछ डिक्लेरेशंस हैं जो कहती हैं कि वारदात के समय 2 नहीं बल्कि 4 लड़के मौजूद थे, और कुछ गवाहों ने तो अदालत में इन दोनों की गलत पहचान की। गोपाल सिंह की गवाही में ये साफ साफ दर्ज है कि जिस समय वो जलती हुई बस से उतर के भाग रहा था, उस समय झूमर प्रसाद ने उसकी पैंट तक उतरवा ली थी। सर, दर्ज की गई रिपोर्ट के मुताबिक गोपाल सिंह की पैंट का कलर था भूरा, और जो पैंट बरामद की गई है उसका रंग है आसमानी। अभी तक हमारी इन्वेस्टिगेशन एजेंसी ने इस सवाल को सुलझाया नहीं है। उस रात जलती हुई बस में इतना हड़कंप था, इतनी आपाधापी थी कि गवाहों की याददाश्त का थोड़ा इधर उधर होना एक मामूली सी बात, और खासतौर पर तब जब वो गहरी नींद से चौंक कर उठे हों। तो फिर मेरे मुवक्किलों को बेनिफिट ऑफ डाउट तो मिलना ही चाहिए योर ऑनर। ये उनका पहला जुर्म था, और इस जुर्म के पीछे अगर कोई मकसद था तो वो था सिर्फ चोरी करना। किसी को मारना या किसी को जला देने की उनकी मंशा बिल्कुल नहीं थी। कोई व्यक्ति पेट्रोल छिड़क रहा है, हाथ में माचिस की जलती हुई तीली लिए खड़ा है, मेरी समझ में यह नहीं आता है कि होने वाले हादसे से वो बेखबर कैसे हो सकता है। मैं अदालत से दरख्वास्त करूंगा कि 23 लोगों की जान लेने वाले इन दरिंदों को फांसी से कम सजा ना दी जाए। मुकदमे में जांच पड़ताल 6 महीने तक चलती रही। जांच के अंत में जज का यह मानना था कि दोनों अभियुक्त इस त्रासदी में मारे गए 23 लोगों की मौत के जिम्मेदार हैं, पर उन्होंने कहा कि वो अपना फैसला अभियुक्तों से अकेले मिलने के बाद देंगे। झूमर और मंगरू की जज से 2.5 घंटे तक बातचीत चली। इस दौरान अदालत के बाहर भीड़ जुटी हुई थी, जो ये शर्त लगाने में मसरूफ थी कि आखिर सजा क्या ठहराई जाएगी। वहां 2 लोगों की जिंदगी दांव पर लगी है और आप लोग सट्टा खेल रहे हैं। बंद कीजिए मजाक, शर्म आनी चाहिए। और तुम्हारी शर्म कहां गई? वो दोनों लौंडे 23 लोगों की जान से खेल गए, वो कुछ नहीं, मेरी नन्ही सी बच्ची को खा गए वो हरामजादे। तुम कैसे लड़ सकते हो उनके लिए? तुम क्यों बचाना चाहते हो उनको? बताओ। इस वारदात के पीछे सिर्फ एक ही मोटिव था, और वो था थोड़े से पैसे कमाना, जिसके लिए मुलजिमों ने एक खतरनाक रास्ता अपनाया। इस जुर्म के लिए मुलजिम आखिरी सांस छूटने तक फांसी की सजा के हकदार हैं। इससे कम कोई भी सजा हमारे समाज की सुरक्षा के ढांचे पर एक सवालिया निशान होगी। The sentence is subject to consideration by the High Court. तेरे कलेजे ने ठंडक ने फांसी दिलवा कर, अरे हमें भी मार डाल, चला दे हमें भी फांसी के सख्ते पर। अब किसी से क्या कहना है बेटा? इसकी करनी थी तो इसे सजा मिल गई। मुझे किसी से कोई शिकायत नहीं, कोई शिकायत नहीं। फांसी की सजा ने काफी हंगामा खड़ा कर दिया। हालांकि ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशन और मृत्युदंड की खिलाफत करने वाले झूमर और मंगरू पर लगाए गए इल्जामों से सहमत थे, फिर भी उन्होंने इस सजा का जमकर विरोध किया। राजदीप वोरा ने सेशंस कोर्ट के इस फैसले को जबलपुर हाई कोर्ट में चुनौती दी। तुम इतने यकीन से कैसे कह सकते हो कि झूमर और मंगरू को फांसी ही होनी चाहिए? जब बस चल रही थी, लोग मर रहे थे, जब झुलसे हुए लोगों को अस्पताल ले जाया जा रहा था, जब अस्पताल में लोग हर सेकंड मौत से जूझ रहे थे, उस वक्त वहां खड़ा होकर ड्यूटी मैं कर रहा था। राजीव साहब, मैं, आप नहीं। अगर उनमें से किसी एक की भी करा आपके दिल से होकर के गुजरती ना, तो मैं आपसे पूछता क्या चाहते हैं आप जज्बातों में बह रहे हैं इंस्पेक्टर साहब। जरा सोचिए, इन दोनों को फांसी दे देने से मसला हल नहीं हो जाएगा।
दुनिया सुधर नहीं जाएगी। इस जुर्म की जड़ हमारा सामाजिक और आर्थिक पिछड़ापन है और इसे हम नजरअंदाज नहीं कर सकते। बात अगर पिछड़ेपन की है तो देश की आधी जनता गरीबी की जिंदगी बसर कर रही है। आपके हिसाब से तो उन सबको छुरा लेकर निकल जाना चाहिए, बसों को लूटने, लोगों को जलाने के लिए, है कि नहीं? हमारे कहने का मतलब है इन दोनों को फांसी दे देने से पूरे देश में जुर्म खत्म हो जाएगा। पूरी दुनिया में कहीं भी फांसी के डर से जुर्म घटा नहीं है। क्यों हमें किसी की हत्या करनी पड़ती है ये दिखाने के लिए कि हत्या पाप है? क्यों? मुझे आपकी दुनिया और आपकी महानता से कोई लेना देना नहीं है। मैं ये चाहता हूं कि उन दोनों को फांसी लगनी चाहिए, बस। एक तरफ तो तुम उन दोनों को फांसी की तरफ धकेल रहे हो और दूसरी तरफ खुद हर महीने उनके घर जाकर उनका खर्चा पानी देते हो। क्यों करते हो ये सब? क्या ये तुम्हारे अंदर का चोर नहीं है? जवाब दो। हाई कोर्ट और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने सेशंस कोर्ट के फैसले को मंजूरी देकर फांसी का दिन निश्चित कर दिया। राजदीप वोरा ने मर्सी पिटीशन दाखिल करने का फैसला किया कि मेरी एक बिटिया है जिसको अब तक देखना भी नसीब नहीं हुआ और जिसकी उम्र सिर्फ 2 ही साल की होगी। उसकी देखभाल कौन करेगा? और वकील साहब, ये बात जरूर लिख दीजिएगा कि अगर मेरी बहन की शादी के लिए पैसा नहीं चाहिए होता तो मैं लूटपाट कभी भी नहीं करता। कसम से ऐसा सोचता भी नहीं। तुमने अच्छी तरह से सोच लिया, तुम्हें और कुछ नहीं कहना? मेरे पास ऐसा कुछ भी नहीं है जिस पर दया की जाए। इतने समय तक झूठ बोलता रहा, इसके लिए माफी जरूर चाहूंगा। 23 लोगों को जलाकर मार डालने की जिम्मेवारी मेरे सर पर है। मार्च 1995 में राजदीप वोरा ने गवर्नर के ऑफिस में मर्सी पिटीशन को दाखिल किया, जिसे गवर्नर ने खारिज कर दिया। बाद में उसने क्षमा के लिए राष्ट्रपति को भी अपील की, पर सितंबर 1995 में राष्ट्रपति ने भी उनकी इस अपील को ठुकरा दिया। अम्मा, तार आया। बेटा, मुझे तो पढ़ना नहीं आता, तू ही पढ़ दे। सरकारी मोहर भी है। झूमर प्रसाद और मंगरू राम को 23 लोगों की मौत का जिम्मेदार ठहराते हुए ताज़ीरात-ए-हिंद दफा 302 के तहत 31 मार्च 1996 की सुबह 5 बजे फांसी पर लटकाया जाएगा। इस समय तक सरकार को बहुत सी नेशनल और इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन से झूमर और मंगरू को माफ करने की अपील से भरी चिट्ठियां मिलने लगीं। ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशंस ने दूसरी मर्सी पिटीशन पब्लिक अपील के रूप में राष्ट्रपति तक आगे बढ़ाई। उधर राजदीप वोरा राष्ट्रपति का जवाब आने तक फांसी की सजा पर स्टे ऑर्डर लेने के लिए दिल्ली पहुंचे, लेकिन भोपाल के जेल अधिकारी इस सबसे बेखबर थे। ईश्वर, मुझे बता मेरे जीवन की और कितनी घड़ियां बाकी हैं, मेरी कितनी सांस जिंदगी और मौत के बीच में है, क्योंकि जिंदगी जितनी भी मुझे मिली है उसे मैंने जैसे इस्तेमाल किया मुझे नहीं मालूम कि उसका फल कौन कमाएगा। मुझे मेरे सब अपराध क्षमा करो। मैं जानता हूँ बहुत देर हो चुकी है, लेकिन प्लीज ये 2 लोगों की जिंदगी और मौत का सवाल है। मुझे ये डॉक्यूमेंट आज ही चाहिए। आप प्लीज थोड़ा जल्दी कीजिए। साहब आपको अंदर बुला रहे हैं। शुक्रिया। छोड़ दो, छोड़ दो, कहाँ ले जा रहे हो मुझे? छोड़ दो, क्या हुआ? हमें स्टे ऑर्डर मिल गया है और ये अब खबर जल्दी से भोपाल पहुंचानी है। हमारे पास वक्त बहुत कम है। चलो। हेलो हेलो, इंस्पेक्टर कुमार, मैं दिल्ली से राजीव बोरा बोल रहा हूँ।
देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने मंगरू और झूमर की फांसी पर रोक लगा दी है और मैं चाहता हूँ आप जल्दी से जाके ये मैसेज वार्डन को दीजिए। लेकिन कुछ नहीं, मैं चाहता हूँ बेबी आप जाइए और मैसेज दीजिए प्लीज। रोको, इनकी फांसी चल गई है। दिसंबर 1996 में राष्ट्रपति ने फांसी की सजा को आजीवन कारावास में तब्दील कर दिया। मंगरू राम और झूमर प्रसाद जेल में अपनी सजा काट रहे हैं। अगर उन्हें सरकार की तरफ से कोई छूट न मिले तो वो सन 2006 में जेल से रिहा होंगे। राजदीप बोरा आजकल मध्य प्रदेश के पिछड़े इलाकों में मानव अधिकारों के उल्लंघन के खिलाफ अपनी लड़ाई में जुटे हैं। इंस्पेक्टर अरविंद कुमार मध्य प्रदेश में अपनी नौकरी पर बने हुए हैं। चुनिया की शादी अब तक नहीं हुई है। वो दिहाड़ी मजदूर की तरह काम करते हुए अपनी बूढ़ी दादी के साथ रह रही है। बूची के पिता मुकदमे के बाद अपने गांव लौट गए। इस हादसे से बचे हुए यात्री और मारे गए लोगों के परिवार 11 मार्च 1992 को हुई इस दुर्घटना को भूल नहीं पाए हैं। ये बस यहाँ रुक लगा अरे बाबू, बड़ा लिखा पढ़ी करते हो? यहाँ के स्कूल में मास्टरी करने आए हो क्या? अरे काहे को खामखा मास्टर बना रहा है यार। बस थोड़ा यूं ही अखबार के लिए लिख लगा लेते हैं। हाँ। ये तुम्हारे एमएलए बाबू है ना? हाँ। इनसे थोड़ी बातचीत करने के लिए आए हैं। अच्छा। क्या समझते हो, इस बार जीतेंगे हारेंगे? अरे बाबू, को जीते या हारे हमें क्या फर्क पड़ता है? अरे जीत कर मुझे कौन सी नई मोटर दिला देगा बाबू साहब? और बाबू साहब, ये सब बखेड़ा तो तुम अखबार वालों को ही रास आता है। ये नेतागिरी और चुनावों के रपड़ तो तुम अखबार में छापो, पर यहाँ तो कोई चोरी चक्कर चलता है बाबू साहब। अच्छा, क्या चक्कर चलता है? अरे बाबू साहब बस अरे चल, अपनी खरीद का माल है, जो मर्जी कर इसके साथ। कमाल का दिमाग खराब हो रहा, क्या कर रही है? लगता है नया नया बाबू है। चल अरे बाबू, आज तो तू बच गया। यहाँ तो जरा जरा सी बात पे खून खच्चर हो जाता है, और तुम्हें इनके सौदे में टांग डालने की क्या जरूरत भाई? सौदा? हाँ। तुम्हारा मतलब है इस लड़की को खरीद के लाए हैं? देखो बाबू, तू ना ज्यादा ताकझांग मत कर। तू तो अपना टिकट कटा और आज ही वापस बंबई चला जा। नेशनल डेली राष्ट्रीय टाइम्स के रिपोर्टर अविनाश वाचस्पति को यह खटका हुआ कि जिस इलाके में वो इलेक्शन की रिपोर्टिंग के लिए आया है, वहां देह व्यापार के जैसा कोई धंधा पनप रहा है, और वो इस बात से पूरी तरह सहमत था कि जिस हादसे से उसका टकराव हुआ है वो इस नर्क का सिर्फ एक नमूना भर था। ये ले जी टिकट, मैं अभी आ रहा हूँ। कहीं और जाकर बैठ। अरे, मेरा क्या कर आदमी रही है? बैठा यहाँ पे। मेरा आदमी बैठा यहाँ पे। लगता है सीट करके बैठी है। ओए, 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 देख जरा ये क्या कर रहे हैं? अरे रे रे, वो बुला रहे हैं, लगता है तुम्हारी घरवाली है। अरे काहे की घरवाली? पागल है साली, पागल। ओए, हरामी साले! ओए, बात सुन! ओए, सस्ती मिल रही थी तो खरीद ली, कोटे पे चढ़ाया तो पता चला पागल है। ओए, ओए, सुन! ओए, अब जान तो छुड़ानी है ना। ओए, ओए, हरामी साले! मंडी में इसे बेचने का है दोबारा, तो एक ढेला मिलने वाला नहीं है, ऊपर से दूसरी और खरीदनी पड़ेगी मुझे। ओए, बात सुन! अरे बस जा रही है। अरे हरामी साले इधर आ! अबे मेरे छोड़ दे। अरे अविनाश, कैसे चल रही है तुम्हारी इलेक्शन की स्टोरी? और तुम इतना जल्दी कैसे लौट आए? तुम्हें ऑफिस में कोई काम थोड़ी ना है। बॉस है अंदर क्या? मुझे ये एंगल मत देना। मुझे सिर्फ ये पता है कि यहाँ काम लटका पड़ा है और तुम मुझे बगैर बताए गायब हो। Come on, अनायता। Mr. Pachori is waiting for you. He's not too happy. All right. और बॉस, वहां पर औरतों की हालत जानवरों से भी बदतर है बॉस। उन्हें भेड़ बकरियों की तरह हाँक कर बेच दिया जाता है, और ये सब कुछ चल रहा है बिल्कुल खुलेआम, बिल्कुल सरेआम चौड़े में, और कोई कुछ नहीं कर पाता इसके लिए। बॉस, मुझे लग रहा है कि असली स्टोरी सिलेक्शन में नहीं है, बल्कि इस मंडी में है। तुम क्या समझते हो?
तुम्हारे छाप देने से दुनिया मान लेगी इस बात को? मुझे तो इसमें सिर्फ एक सेंसेशनल हेडलाइन लगती है, दैट्स ऑल। कैसी बातें कर रहे हैं बॉस? आपको मालूम है कि जिस एमएलए का मैं इंटरव्यू लेने जा रहा था, उस एमएलए के घर के ठीक सामने ये दो लंबे चौड़े आदमी इस बेचारी गरीब सी लड़की को खरीद कर अपने घर ले जा रहे थे। और तो और उस एमएलए का घर भी बिल्कुल उस मंडी के बगल में पड़ता है। तुम इतने एक्साइटेड क्यों हो रहे हो? तुम्हें लगता है लोग इस मंडी के बारे में जानते नहीं? सब जानते हैं, लेकिन किसी की हिम्मत नहीं कि इनके बारे में कुछ कर सके। पुलिस और नेताओं की आंख के नीचे हो रहा है ये सब कुछ। ऐसी सिचुएशन में ये स्टोरी कर पाओगे? अविनाश, ऐसी स्टोरीज के लिए सबूत चाहिए होते हैं, फोटोग्राफ चाहिए होता है। मेरे सामने एक ऐसा आदमी ले आओ जो इसके बारे में मुझे इंटरव्यू दे दे। कैसी बातें कर रहे हैं बॉस? यानी कि हम हाथ पर हाथ रखकर बैठे रहे और हमारी आंखों के सामने ये सब यूं ही चलता रहे? यानी कि औरतें बिक रही हैं, बिकती रहे? माफ कीजिएगा बॉस, मुझे लगता है कि हम खुद भी कहीं ना कहीं इस नेक्सस से डरते हैं। अविनाश, अगर डरते नहीं ना तो जाओ ये स्टोरी करके लाओ। अगर तुम ये धंधा बंद कराना चाहते हो ना तो पहले ये धंधा करके दिखाओ। जाओ और एक औरत खरीद के लाओ। एक औरत। कैन यू डू इट? अरे अरे ये क्या कर रही है? मारता क्यों है? एक दे देगा तो क्या बिगड़ जाएगा तेरा? तेरा तो पूरा थाल भरा पड़ा है, दे देना एक। भरा है तो क्या तेरे बाप का है? हाँ? चल भाग यहाँ से। चल भाग। बहुत भूख लगी है क्या? हाँ? तुझे कोई खिलाने वाला नहीं है क्या? अरे मुझे संडे को छोड़ के हराम कर जाना साला। आजा आजा, हम खिलाएंगे पिलाएंगे तुझे। आजा आजा, जलेबी ले ले। ले ले। ये जलेबी भी ले ले। आजा आजा। हाँ हाँ, ये ले ले, तू जलेबी ले ले आके। हाँ। इस धंधे के उस्ताद नानू और टुंडा कजरी को वापस उसी मंडी में घसीट लाए जहां उसे पहले भी खरीदा और बेचा जा चुका था। कजरी इस मंडी के तौर तरीकों से काफी अच्छी तरह वाकिफ थी। साला दिखा नहीं रहा अपनी जात हरामी। अरे कंजर यही लाना था तो भूखा क्यों मारा? कुछ खिला तो देता। रंडी जवा छुई चपड़ मत कर। चल सीधी खड़ी होके दिखा। चल। हाँ भाई कलवा, क्या देगा इसके? अबे क्या सड़ा हुआ माल ले आया तू? बस चमड़ी देख इसकी, मुरझाई हुई है, रंग भी काला और वो भी ढल गया। कोठे पे बैठने के लिए शरीर में रंगत होनी चाहिए, ये तो ऊपर से नीचे तक मुरझाई हुई है। कौन लेगा इसे? हाँ, कोई झाड़ू पोछा बर्तन के लिए ले जाए तो ले जाए इसे। झाड़ू पोछा करेगी तेरी माँ, तेरी औरत। तेरा चिपरा रामजादी जब से आई है चपर चपर किए जा रही है। चल 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 चल, बता दो इसके क्या देगा? इसके 200 रुपए? हाँ। मजाक कर रहा है क्या? सटक ले, हवा आने दे, सुरता मत बन ज्यादा। चलो फुटा यहाँ से, ना आखिरी होगी है तुम्हारी। चलो। हाँ हाँ, तैयारी तो कर ली। हाँ हाँ, रख ली। उसे कैसे जोड़ सकता हूँ? नहीं, नर्वस तो नहीं, लेकिन पहले कभी किया नहीं ना ऐसा काम, इसलिए थोड़ा रिस्की तो है बॉस। लेकिन अब एक बार सोच लिया है तो फिर डरने से काम कैसे चलेगा? नहीं और तो कुछ नहीं, लेकिन बस ये इसकी लीगैलिटी देख लेना बॉस। बाकी मैं काम पूरा प्रोफेशनली करने की कोशिश करूंगा। अविनाश, और इसके अलावा अविनाश, ये बंदूक किसकी है? वन सेकेंड दीपा, अविनाश प्लीज दीपा, तुम इसे लेकर क्यों घूम रहे हो अविनाश? मैं रख रहा हूँ। ओके? हाँ ओके, ऑल द बेस्ट, ऑल द बेस्ट। ओके, रखता हूँ, बाय। क्या तुम्हारे साथ अविनाश, क्या है? प्लीज यार। ये क्या है अविनाश? मैं कहीं डाका डालने जा रहा हूँ। मजाक मत करो। क्या कर रही है तुम्हारे पास? कुछ नहीं दीपा, कुछ नहीं। ये दरअसल दीपा इट्स प्रोफेशन एंड नथिंग एल्स। कभी कभी कलम से ही काम नहीं चलना पड़ता ना, तो उसके लिए बंदूक भी चलानी पड़ती है, सुकून पर। ओके? कोई वीडियो का बंडल देना भाई। तुम्हारा सिर्फ पान बीड़ी बेचते हो या कुछ जुगाड़ पानी का इंतजाम भी है तुम्हारा? इलाके में नए आए हो लगता है। कहाँ के हो? पंजाब के हैं। तो बड़ा सुना था इस इलाके के बारे में तो सोचा कि इस घाट का पानी भी पी के चलते हैं।
कुछ जुगाड़ वुगाड़ करवाओ, उसका इंतजाम करवाओ तो फिर कुछ मजा भी आए। एक वीडियो मंडप देना। बाबूजी सौदे वौदे की बात तो करो मत। अब जब से पुलिस का छापा पड़ा ना इलाके में, तब से सन्नाटा छाया हुआ है इधर। अब तो देसी दारू बिकती है यहाँ पे लाइसेंस के साथ। बाबूजी आप तो पान वान खाओ, कहाँ चक्कर पड़े औरत औरत के, भूल जाओ। अविनाश को यह बात अच्छी तरह मालूम थी कि अनजाने आदमी से किसी लड़की का सौदा इतना आसान नहीं है। आगे खोजबीन से उसे पता चला कि बेड़िया और कंजर नाम की जातियां इस इलाके में पारंपरिक रूप से यहां धंधा चलाती हैं। पहले उनकी लड़कियों को धूमधाम से इस मंडी में उतारा जाता था। उनके पिता और भाई उनकी दलाली करते थे, लेकिन अब इन लोगों ने अपना व्यापार काफी फैला लिया था। बाहर से लड़कियां मंगाई जाने लगी। उन्होंने देश भर के कोठों में अपने धंधे का जाल मजबूती से जमा दिया। मुंबई उनका खास गढ़ माना जाने लगा। धीरे धीरे सांस ले, सामने तेरा ग्राहक होगा। स्टाइल से आंखें उठा, दम भर के उसे देख और फिर नजाकत से आंखें चुरा ले। चल अब करके दिखा। हाँ भाई जग्गिया, ले जा इसे, एकदम ताजा माल है, ताजा। अबे तू हरामी की औलाद, अबे बस में छोड़ा और भाग गया। बड़ा मर्द बनता था, अबे आग लगी होगी किसी रोड की। साले तेरे को तो कजरी तो पागल है ना हरामजादे। अब इसकी छाती में क्यों दांत गड़ाएगा तू? साले बस के नीचे कुचलेगा एक दिन, कुत्ते की मौत मरेगा। हाँ। आजा आजा, क्यों गुस्से में आ रही बेचारे पे? पड़ गई बात तेरे भेजे में? साली मुझसे गाली गलौज करती है। अरे 2 साल पहले मैं ही इसके पैर चढ़ा के गया था मंडी में। इसका खसम भेज गया था मुझे। और कौन सा ऐसा कोठा है जहां ये नहीं गई? बहुत शाना मत बन तू। इधर देख, बात करता है तो आदड़ा बात करनी है तो इसकी कर। वो माल तेरे बस की नहीं। अरे उसकी तो पूरी तैयारी के साथ बम्बई में न उतरेगी। देख अब की बार सरसों की फसल अच्छी होगी और होली के बाद इसके ऊंचे दाम लगेंगे और एक ही झटके में सारे साल का खर्चा बाहर। अरे खाली गाड़ी चलाने से हमारा कहाँ काम चलता है? ये साथ में पार्ट टाइम का धंधा जो है कोई ज्यादा काम नहीं है। वो क्या है कि जाते हुए कुछ लड़कियों को ले जाता हूँ और आते हुए उन्हें वापस छोड़ देता हूँ। भाई इस रूट पे तो हमारा ड्राइवरों का ये रोज का ही धंधा बन गया है बस। यार तो मेरा भी कुछ काम बनाना। तेरा? हाँ। सच्चाई? हाँ। अच्छा तो ऐसे कर, ये तू फोटो देख, ये ले और अपना ऑर्डर दे दे। अरे फोटो के पीछे दाम भी लिखा है। हाँ। अरे सोच क्या रहा है, यहाँ पे लोग ना जूतियां कम और औरतें ज्यादा बदलते हैं। हाँ। और देख कोई और वैरायटी चाहिए ना भैया तो मुझे पहले ही बता दियो, मैं किसी खोजी से मिलवा दूंगा। खोजी नहीं समझता? नहीं बे दल्ला दल्ला। हाँ। वैसे इस इलाके में ना कोई बगैर एडवांस के माल नहीं दिखाया करता। हाँ। अविनाश को यह पता चल गया कि लड़कियों की कीमत 2000 से लेकर 30,000 रुपए तक लगाई जाती है। व्यापार में पैसा अच्छा था और कीमतें ऊंचाइयां छू रही थीं। वैसे तो शिवपुरी आगरा मुंबई हाईवे के पास पड़ता था, पर धंधे बड़े शहरों में न होकर सीमाओं पर बसे छोटे छोटे गांव में होते थे। लड़कियों का अपहरण बगैर किसी कठिनाई के होता था। सारा का सारा धंधा बंदूक की नोक पर चलता था। कौन में डाल दे इस रंडी को? 200 रुपए खाम खा फूके इस पे। अरे इतने कस्टमरों को दिखाया, कोई हाथ ही नहीं रखता इस पे। छिनाल कहीं की। खाना बंद कर इसका। अरे तो पहले कौन सा पेट भर के खिलाता था? अरे पेट भर के खिलाता तो चिकनाई के पैसे मिलते। तुझे तो कीड़े पड़ेंगे, कीड़े। तो मैं तेरी गोली उतार दूंगा, समझते क्या आपने आपको? साड़ी पहना रखी है इसका, साड़ी। अरे साड़ी उतारे किसी दूसरी को दे। और ये चिथड़े में ठीक है, चिथड़े में रख के मलमल में कजरी तो बिकेगी और जरूर बिकेगी, पर तू देख क्या पड़े आएंगे कजरी की नस के यार। समझता क्या है? हमने कहा कोई भी किसी लड़की को
1-2 साल से ज्यादा कोठे पे नहीं बिठा था। जहाँ पैर जमे नहीं वहीं पर निकल आते हैं सालियों के। उन्हें लेकिन महाराज कोठे वाले नहीं चाहिए। हाँ? मुझे एकदम कोरा माल चाहिए, चकाचक घर में बिठाना है भाई। अरे खालिस ठाकुर लड़की दिला रहा हूँ। थोड़ी महंगी जरूर है मगर है एकदम बप्पू गोसा। अरे आज तक उसके पूरे बदन पर किसी की उंगली तक का दबाव नहीं पड़ा। सॉलिड माल है टनाटन। और भैया चाहे ना तो कोर्ट से एफिडेविट दिला दूंगा जब मर्जी से जा रही है मेरे यार की बारात। महाराज। हाँ भैया चल। 4000 4000 नहीं यार 2000 यार। अबे लकड़ी खरीदने आया लड़की खरीदने आया? एक ही झटके में आधे की डंडी लगा दी। कुर्की के 2000। और टुंडा कहाँ से पकड़ के लाया तू? अरे यार 2000 में तो चमारन भी जूता खटका देती है। कुछ मजा वाली बात करो यार। बड़ी देर से सोच रहा हूँ कहाँ देखा इस साले को। अबे तो वही बहन का टका जो उसने एमएलए के घर के बाहर लड़की छुड़वा रहा था। मेरी बात साले काली टोपी पहना अविनाश, अब तो मुझे ये स्टोरी किसी भी कीमत पर चाहिए और वो भी जल्दी। तुम सब कुछ भूलकर कहीं से एक औरत खरीद लाओ। बॉस आप तो ऐसे बोल रहे हैं जैसे सब्जी खरीदने जाओ और सब्जी खरीद के ले आओ मार्केट से। अरे बॉस बहुत मारते हैं वो लोग। इस बार तो मुझे मारे डालेंगे बॉस। वो लोग इतनी आसानी से बाहर के किसी भी आदमी से डील नहीं करते और पूरा का पूरा एडमिनिस्ट्रेशन इन्वॉल्व है इसमें। पुलिस वाले वहां पर अपनी पोस्टिंग कराने के लिए मनचाही कीमत मनचाही रिश्वत देने को तैयार रहते हैं। कोई भी कभी भी जाकर वहां पर कचहरी से लीगल एफिडेविट तैयार करवा सकता है और लोअर कोर्ट के सारे वकील घुसे पड़े हैं बॉस उसमें। और वो जो थोड़े बहुत सोशल वर्कर्स यहां से गए थे उन लड़की को छुड़वाने के लिए, पुलिस ने उल्टा उन्हें लड़कियां खरीदने के इल्जाम में उसके जुर्म में अंदर कर दिया। कुछ का तो आज तक पता नहीं है बॉस कि कहां गए वो लोग। अविनाश यही तो है मसाला। दैट्स योर स्टोरी। और तुम फिक्र मत करो, मैं इसके लिए तुम्हारे लिए लीगल कवर का इंतजाम करता हूँ। नहीं बॉस, लेकिन खाली लीगल कवर से काम नहीं चलेगा। मुझे इसके लिए पैसा भी चाहिए, अच्छा खासा पैसा। और आपको बतलाऊं कि 1-2 हजार अगर जेब में हो तो वहां पर कोई घास नहीं डालता। 20-20, 30-30 हजार में डील पकती है वहां पर। तुम पैसे ही फिक्र मत करो, तुम्हें जो चाहिए जितना चाहिए जब चाहिए मिल जाएगा। मगर अविनाश, इस बात का ख्याल रखना कि औरत जितनी सस्ती होगी स्टोरी उतनी ट्रेजिक और सेंसेशनल होगी। That's done. That's a gentle journalist promise. सर लीड क्या रखना है आज? अनुहिता प्लीज वेट फॉर 5 मिनट्स। और सुनो, मेरी तरफ से अकाउंटेंट्स को इंस्ट्रक्शन दे दो कि अविनाश जितना पैसा मांगे उसको फौरन दे दे एंड नो पूछताछ। No पूछताछ, that's a condition, sir. Yeah. Happy? Very happy, sir. Very happy. कभी-कभी मुझे लगता है कि मैं यहाँ चीफ रिपोर्टर हूँ या पियोन। अब अकाउंट्स वालों को मैसेज पहुँचाना भी मेरा काम हो गया है। अगर लीड स्टोरी नहीं मिल रही है तो उस बेचारे गरीब से टाइपराइटर पे क्यों गुस्सा उतार रही है? तुम हो कहाँ और अपने रिपोर्ट्स कब फाइल कर रहे हो? मेरे बस की बात नहीं है प्रेशर झेलना। You'll find out soon enough, and you will not be worrying about leads when you do. अविनाश, ये बॉस, जरा ये लेटर देखना। पचौरी ने तुरंत ही देश की 5 प्रमुख हस्तियों को इस संबंध में चिट्ठियां भेज दी और लड़कियों के व्यापार को लेकर राष्ट्रीय टाइम्स द्वारा चलाई गई इस मुहिम में इन प्रमुख हस्तियों को अपने विश्वास में ले लिया। दूसरी तरफ अविनाश ने 4 महीनों में 7 और यात्राएं कर डाली, लेकिन वो एक जगह पर एक रात से ज्यादा रुककर कोई खतरा मोल नहीं ले सकता था। इस वजह से वो किसी भी लड़की को अब तक खरीद नहीं पाया। मुबारक क्या बाबू साहब, यार ये तो दारू ना पिया करे यार। ना हुआ दारू से फेफड़े खराब, उन्हें फेफड़े तो सिगरेट से खराब होते हैं। बाबू साहब ये लड़कियों को बचाते बचाते खुद भी धंधे में उतरा। बाबू साहब ये क्या अभी खाली हाथ डोल रहे हो? एक भी लड़की नहीं हथिया पाए अभी तक। यार बाबू मुझे लगता है तुम भी मधुबाला और हेमा मालिनी के चक्कर में पड़ गए। यार ऐसा तो जय सिटी मिल जाए वही बहुत है यार। ओ यार तेरी मंडी ना किसी काम की नहीं है सच में। एक ढंग की शक्ल दिखी है। नहीं बाबू, ये मंडी जो है ना हीरो की खान है। खान है यार, बस नक्शा चाहिए। हाँ तो 2-4 दिन रुक जाओ। आओ, ये होली का नशा उतरे तो फिर मैं दिखाऊंगा तुम्हें गली का रास्ता।
सच बोल रहा है? हाँ क्या बाबू तुम पड़ गए हो इन बेड़ियों के चक्कर में। हाँ तो वहाँ तो कुछ हाथ नहीं लगने वाला। तो कहाँ लगेगा? बाबू ऐसा कर, हाँ कुछ गला वाला अत्तर कराओ तो दिमाग चले भाई। यार शाहजी की गला कर दो यार, ये तू ले 100 रुपए ले एडवांस ले यार। और मेरा काम बन गया ना, रब 100 तेरे को मैं दारू में तरबतर कर देंगा। ओहो ये हुई ना गल। हाँ यार। हाँ और तो ठीक है बाबूजी, आप ना 4 दिन के बाद मुझे वो एमएलए के घर के सामने मिलना। एमएलए के घर के सामने? हाँ। तो वादा करता है? पक्का वादा। सर की कसम खा। सर की कसम। तैयार है बाबूजी, तैयार। होली के बाद के महीने में सरसों और गेहूं की अच्छी फसल से उस इलाके में खरीदारों की जेबें गर्म हो जाती थीं, लड़कियों की बहार लग जाती थी। हाँ बाबू, क्या बोलता है? एकदम पका हुआ अंगूर है, उम्र 20 की, दाम 3000। और ये तो दिमाग से खिसकाली लगती है यार। और नहीं यार कोई और दिखा भाई। कंजर तो पागल कर देगा मुझे, रोज रोज भूखे पेट इधर उधर घुमाए फिरता है। एक ग्राहक नहीं फंसता मुझ झोंसे से। जादी दिया मुंह छेद दूंगा ना तेरा। हाँ बाबू, लेने देने की बात कर। पहली बार आया, सौदा ठहरा कर भेजूंगा। वो नहीं यार, 2000 से ऊपर एक भी दाम नहीं। देख भाई, ना इसकी ना तेरी, 2300 में सौदा फिक्स कर और 200 मेरे। अरे बहुत घुमा लिया अच्छा मैंने। लेकिन दिमाग तो ठीक ठाक है इसका, वहां जाकर बिदकेगी तो नहीं? अरे ऐसे कैसे बिदक जाएगी बाबू, रोज का धंधा है। आगरा तक टैक्सी कर ले, और हाँ टैक्सी का भाड़ा तेरी जेब का होगा, मैं भी टहलाता हूँ। आधे पैसे एडवांस देने होंगे, तो गड़बड़ होगी तो पैसे वापस, और हाँ माल तेरे एड्रेस पे सप्लाई हो जाएगा। ये ले एडवांस, वो बाकी बम्बई पहुंचने पे। वो नाम क्या है इसका? नाम? नाम रसभरी, अंगूरी, कुछ भी कह ले बाबू, नाम में क्या है? अविनाश ने 1000 रुपए बतौर एडवांस चुकाए और यह तय हुआ कि कलुआ अंगूरी को लेकर दूसरी बस से मुंबई पहुंचेगा, जहां 1300 रुपए की बकाया रकम चुकाने के बाद अंगूरी को अविनाश के हवाले कर दिया जाएगा। हिसाब बराबर। मैं चलता। कजरी एक मुस्कान के साथ मुंबई की जमीन पर थी, इस बात से बेखबर कि स्याह रात का अंधेरा और भी गहराएगा। तुमने सोचने की जरूरत तक नहीं समझी, गए और एक औरत खरीद लाए। अविनाश, You bought a human being? मैंने अगर उसे खरीदा है तो सिर्फ दुनिया को बतलाने के लिए कि इस दुनिया में भी फ्लैशटेड नाम की चीज मौजूद है। इस दुनिया में गुलामी मर नहीं की। ये औरत दुनिया को सोचने के लिए मजबूर करेगी, उनका ध्यान अपनी तरफ खींचेगी। तुम पिछले कितने महीनों से इस काम में इन्वॉल्व थे? हाँ। और तुमने मुझे बताया तक नहीं। शायद तुमने बताने की जरूरत ही नहीं समझी। खैर, मुझे अब सिर्फ ये जानना है कि तुम अब इसका क्या करने वाले हो। Your symbol of slavery, अविनाश। मैं उसे वापस वहां पर छोड़कर तो आने वाला नहीं दीपा, समझ गई? I'll do some arrangements to rehabilitate her. Rehabilitate? या ये नेताओं की भाषा में तुम किससे बात कर रहे हो? दीपा, मुझे सिर्फ ये पता करना है कि तुम इसका अब क्या करने वाले हो। प्लीज I'm tired, दीपा। ये आज रात कहाँ रहेगी? ये यहाँ नहीं रहेगी अविनाश? दीपा, नहीं, मुझे इस वक्त किसी से बात नहीं करनी।
अच्छा अविनाश, ये बताओ कि वो औरत कोर्ट और प्रेस के सामने अपना इंटरव्यू तो दे पाएगी ना? बॉस मैं ठीक से बोल नहीं सकता क्योंकि उसमें क्या क्या मतलब? क्या ठीक से नहीं बोल सकते? यही कि वो अपने आप को ढंग से एक्सप्रेस कर पाएगी कि नहीं। तुम्हारा क्या मतलब है? अगर वो अपने आप को ढंग से एक्सप्रेस नहीं कर पाएगी तो फिर क्या कह पाएगी? तो सफर क्या पड़ता है, सारा किस्सा मैं सुना दूंगा। नहीं 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 नहीं, ऐसे काम नहीं चलता। यूपी, मध्य प्रदेश, राजस्थान में तीनों जगह अपने पिटीशन जमा करा चुका हूँ। तुम इसको इतने लाइटली नहीं ले सकते। बॉस उसका अपने कोर्ट में कागजात जमा करने से पहले तुम्हें मुझे यकीन दिलाना होगा कि वो औरत, क्या नाम उसका? अंगूरी। अंगूरी अपनी पूरी बात पूरी राजस्थान साफ साफ सबको बताए। अविनाश, यहाँ इज्जत दांव पे लगी है और तुम ऐसी बातें कर रहे हो। अगर तुम उस औरत से बातें उगलवाने में तुम्हें कुछ दिक्कत हो रही है तो अनोहिता को कोशिश करने दो। बॉस दिस माय स्टोरी। हो सकता है वो औरत दूसरी औरत के सामने खुलकर बात कर सके। ये अविनाश की स्टोरी है सर, मैं इस पे कैसे काम कर सकती हूँ? ये किसी एक आदमी की स्टोरी नहीं है, ये एक मुद्दा है। हम सब मिलकर इस पर काम कर सकते हैं। देखो, अविनाश एक मर्द है और एक मर्द ही एक औरत को खरीद सकता है। तुम एक औरत होने के नाते उस औरत के दिल में उतर सकती हो। इसमें कॉम्प्लिकेशन कहाँ है? अविनाश, मुझे इस धंधे की स्टोरी की हेडलाइन कल सवेरे के अखबार में चाहिए, हर हालत में। तुझे कितने में खरीद के लाया था ये? आदमी तो मालदार है ये, और तेरी तो चमड़ी भी गोरी है। खूब महंगी पड़ी होगी तू तो उसे। मत बता मत बता, मैं भी कोई सस्ते का माल नहीं हूं। खूब खुश रखूंगी उसे तेरी तरह। क्या पता उसे मेरे ही झसका लग जाए तो? अंगूरी, मेरा उससे ब्याह हुआ है, वो मेरा पति है। चल चल, फिर उसने मुझ पे इतना नोट क्यों मारे? बात करती है। अगली सुबह अविनाश के आर्टिकल ने पूरे देश में सनसनी फैला दी। राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मीडिया ने अंगूरी की इस कहानी पर अपनी आंखें गड़ा दी। अविनाश वाचस्पति रातों रात एक हस्ती बन गया। मध्य प्रदेश सरकार ने उसके खिलाफ गिरफ्तारी के आदेश जारी कर दिए और उस पर एक औरत को खरीदने के इल्जाम में एक केस दर्ज किया गया। पचौरी की अपील पर सुप्रीम कोर्ट ने अविनाश की गिरफ्तारी को रद्द कर दिया। इधर लीगल प्रॉब्लम से बचने के लिए अविनाश ने अंगूरी को कल्याणी नाम के एक निजी अनाथालय में भर्ती कर दिया। मुझसे बात करो अंगूरी, मुझे बताओगी तभी हम तुम्हारी मदद कर सकेंगे। देखो देखो मेरी तरफ, तुम्हारी शादी कब हुई थी? शादी हुए तो 20 बरस हो गए मेरे। 6 बच्चों की माँ हूं मैं। 4 लड़के और 2 लड़कियों को जनाए मैंने। खुद कुछ खाऊं ना खाऊं पर उनका पेट जरूर भरती थी। चुनिया, आजा बेटी, खाना बन गया है। नहीं माँ, मैं अभी चूल्हा झूल रही हूँ ना। मेरा मर्द रोज पीटता था मुझे, सारा सारा दिन खेत जुतवाता था और बदले में खाना देते उसकी जान निकलती थी।
अरे ये साले फॉरेन जर्नलिस्ट, ये समझते क्या है अपने आप को? इन्हें मालूम है कि इस देश में ऐसी स्टोरी कवर करने का मतलब क्या है? ये लगाते उस गांव में 4 महीने मेरी तरह से जैसे मैंने लगाए हैं, तब मालूम पड़ता है इनको। Everybody has only one question to ask, कि what is going to be Anguri's future? And what about me? What about my future? The person who has actually covered this story? अंगूरी बहुत बड़ी परेशानी बन गई है ना तुम पर। अरे आई एम नॉट बॉदर्ड अबाउट अंगूरी यार, आई एम बॉदर्ड अबाउट माय फ्यूचर, अबाउट माय करियर। इतनी बड़ी खबर छापने का मतलब समझती हो तुम? इसका मतलब यह है कि इसके आगे भी इससे कम बड़ी खबर नहीं छपनी चाहिए। तुम्हारे बच्चों का क्या हुआ? वो कहाँ रहते आजकल? बच्ची, हाँ, जब मैं बच्ची थी ना तो मेरी अम्मा बहुत नेक बातें सिखाती थी मुझे। कहती थी धो पोंछ के महादेव जी के आगे हाथ जोड़, फिर खाने को हाथ लगा। बहुत बहुत ऊंची जात वाली थी मेरी अम्मा, कोई ऐली गली नहीं थी, ब्राह्मण थी, ब्राह्मण। माँ की सिखाई हुई पूजा अभी भी करती हो क्या? तो उस पुजारी को ही कहा आता था पूजा करना, वो तो खरीद के ले आया था मुझे। तुम्हें मंडी में किसने बेचा? तुम्हारे पति ने? है? ये किसका पति? ये तेरा दिमाग फिर गया है क्या? शादी तो हो ले फिर तो आएगा पति। मेरा मत तो ये है, ये जो मुझे मोल लेकर आया है, ये अपना बड़े मकान वाला, क्या समझ रही? सर, हमने स्टोरी नहीं मुसीबत मोल ली है। कभी कुछ कहती है तो कभी कुछ। कोई चीज उसके साथ 10 साल पहले हुई है या 10 दिन पहले, उसे किसी बात का कोई अंदाजा नहीं है। बस अड्डे और स्टेशन पे आपको 36 ऐसे मिल जाएगी। उसकी ये उल-जुल बातें ही तो तुम्हारी स्टोरी है, ताकि दुनिया को पता तो लगे जितना वो सोचते हैं अंगूरी की ट्रेजेडी उससे कहीं ज्यादा दर्दनाक है। 17 मार्च सन 1981 को उन्होंने ने अंगूरी पर एक और आर्टिकल निकालकर तहलका मचा दिया। उसने मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और राजस्थान में चल रहे शरीर व्यापार की जांच के लिए सुप्रीम कोर्ट से फरियाद की। भारतीय कानून के इतिहास में ऐसा बहुत कम हुआ था कि किसी नागरिक ने जनहित में कोर्ट का दरवाजा खटखटाया हो। मध्य प्रदेश सरकार ने इस सिलसिले में तुरंत जांच के आदेश दिए। होम मिनिस्ट्री ने इस बारे में फुर्ती दिखाते हुए पुलिस को अंगूरी को अपने कब्जे में लेने का हुक्म दिया। इस दौरान राष्ट्रीय टाइम्स के वकील विक्रमादित्य चंद्रा ने सुप्रीम कोर्ट में तुरंत अर्जी दाखिल करके ये मांग की कि राष्ट्रीय टाइम्स लड़कियों के व्यापार पर नजर रखे हुए है और अंगूरी, जो इस केस का खास सबूत है, उसे कल्याणी अनाथालय से कहीं और न ले जाया जाए। ऑर्डर आने वाला है। ऑर्डर आएगा तब देखूंगा मैं। मेरे पास अभी यही ऑर्डर है, उनको लेके जाना मुझे। आप मेरी बात सुनिए प्लीज। घंटे भर के अंदर पचौरी को स्टे ऑर्डर मिल गया, जिसमें यह आदेश भी था कि अंगूरी को राष्ट्रीय टाइम्स की टीम के अलावा किसी और से न मिलने दिया जाए। रिमांड होम में 3 घंटे बिताने के बाद अंगूरी को वापस कल्याणी अनाथालय ले आया गया। अंगूरी को बंदरिया समझ के रखा है क्या? इधर से उधर नचा रहे हो? क्या ठीक है ये? बाल बाल क्या ठीक है ये? बाल राष्ट्रीय टाइम्स के वकील विक्रमादित्य चंद्रा ने इस मामले की सुनवाई जल्द से जल्द शुरू करने की ये कहते हुए अपील की कि अगर इस मामले में जरा भी देर हो जाती है तो पुलिस उसका फायदा उठाकर अंगूरी को अपने कब्जे में ले सकती है और लड़कियों के इस व्यापार को झुठलाने के लिए उसके दिमाग को अपने तरीकों से बदल सकती है। योर लॉर्डशिप, आर्टिकल 51A के हिसाब से किसी भी अन्याय की तरफ सरकार का ध्यान खींचना नागरिकों का एक फंडामेंटल राइट है। विद ड्यू रिस्पेक्ट योर लॉर्डशिप, कोर्ट इस तरह के मामलों में दखल नहीं दे सकती, लिहाजा ऐसे मामलों को एडमिनिस्ट्रेशन पर छोड़ दिया जाना चाहिए। योर लॉर्डशिप, इतने बड़े स्केल पर इस तरह का बिजनेस सिर्फ पुलिस और एडमिनिस्ट्रेशन की मिली भगत और उनकी शह पर ही किया जा सकता है। योर लॉर्डशिप, अखबार की खबरें खुद कहती हैं कि कई महीनों के बाद अविनाश वाचस्पति लगभग 10 अटेम्प्ट्स के बाद इस औरत को खरीद पाए। अगर इस बात को सच भी मान लिया जाए तब भी एक आइसोलेटेड किस्म का केस है। यह खबर बहुत ही आम है और इसमें कोई गवाह भी नहीं है मिलॉर्ड। अंगूरी तो अपने आप में एक बहुत बड़ा गवाह है योर लॉर्डशिप।
और इनफैक्ट उसे देखकर इस बात का एहसास होता है कि मेंटल ब्रेकडाउन के कगार पर खड़ी इन औरतों को किस बेरहमी से खरीदा और बेचा जाता है। इसमें पूरी पूरी हिंसा है। योर लॉर्डशिप, सवाल यह उठता है कि जिस मामले को इतना तूल दिया जा रहा है उसका इकलौता गवाह है कौन? मानसिक रूप से तबाह एक औरत। सुप्रीम कोर्ट ने उत्तर प्रदेश और राजस्थान की सरकारों से जल्द अपनी रिपोर्ट पेश करने को कहा और अंगूरी की दिमागी हालत का पता लगाने के लिए एक साइकियाट्रिस्ट की नियुक्ति की गई। तुम्हारा नाम अंगूरी है? मैं तुझे क्या जानूं? पहले इन हरामजादों को बोल खाल में आने को। तेरे को पता है मेरी चप्पल छुपा दे तेरे आड़ के भाई। अरे तुम्हारी माँ को तो कसाई उठा के ले जाएंगे। अंगूरी बैठो। देखो अंगूरी, मैं एक डॉक्टर हूँ और मुझे यहाँ से अपने साथ ले चलो। मुझे यहाँ से ले चलो अपने साथ। अच्छा तुम शांत होकर बैठ जाओ। तूने देख कितनी अच्छी साड़ी पहनी है। मुझे देख क्या पहना है, देख। और पेट भर के खाने को भी नहीं देते। हरामजादों के पेट से कुछ बचे तो मुझे मिले ना। कंजर कहीं के। क्यों? तुम भी तो अच्छी धोती पहने रखे हो, हाँ? और खाना भी अच्छा ही मिलता है ना अंगूरी? ये क्या अंगूरी लगा रखा है? हाँ, मेरा नाम अंगूरी नहीं है। हाँ? साइकियाट्रिस्ट ने अपनी रिपोर्ट में कहा कि अंगूरी एक दिमागी मरीज है और वो अकेले रहने की हालत में नहीं है। इस दौरान राजस्थान और उत्तर प्रदेश की सरकारों ने इस व्यापार के एक बहुत बड़े पैमाने पर फैले होने की पुष्टि की। सभी इलाकों में छापे मारे गए और इस व्यापार में लिप्त बहुत से दलालों को गिरफ्तार किया गया। तू आ गया मुझे लेने को? तूने इतने दिन मुझे यहाँ क्यों छोड़ा? हाँ? देख, चल अभी यहाँ से चल। देख मैं कब से तैयार बैठी हूँ पूरी। मेरी बात सुनो अंगूरी, मेरी बात सुनो। देखो तुम्हें यहाँ से कहीं जाना है, इसे अपना घर ही समझो। और यहाँ दिक्कत ही क्या है? देखो ना, खाना कपड़ा सब कुछ तो मिलता है यहाँ पर। बैठो मेरी बात सुनो। मैं ना बैठती। हाँ, इसे तो साथ में परी बना के घुमाता है। इसकी सारी इसके कपड़े देख मुझे क्या बनाया थे। इसके तो नहीं चपले की चपले। अब नहीं देख कुत्ते की मुट्ठी देखिए। इसे तो सारे टाइम बगल में घुसा के रखता है, साथ सुलाता है। मेरे बिस्तर को देखा है तूने? मेरी बात सुनो अंगूरी, मेरी बात सुनो, मेरी बात ध्यान से सुनो। अगर तुम्हें रहना है तो यहीं रहना, समझ गए? हम तुम्हें अपने साथ अपने घर नहीं ले जा रहे, ठीक? फिर तूने मुझे खरीदा क्यों? इतने नोट क्यों बेकार है मुझ पे? अरे मुझे वापस करके तेरी रकम ना लौटेगी अब। देख मुझे अपने संग ले चल। मुझे यहाँ मत ही रख, अपने संग ले चला, अपने संग ले चल। मुझे अपने संग ले चल। सुन मुझे अपने संग ले चल। सुन मेरी बात सुन। मैं तो यहाँ मत छोड़, मुझे मत छोड़। मैंने सोच लिया है कि हम उसे अपने साथ घर ले चलेंगे। मैं उसकी देखभाल कर लूंगी किसी तरह। दीपा प्लीज, दीपा प्लीज। और रख लूंगी। इट्स नॉट पॉसिबल दीपा। राष्ट्रीय टाइम्स के साथ मिलकर पचौरी ने अंगूरी को रिहेबिलिटेट करने के लिए एक फंड की शुरुआत की। अविनाश को इसका ट्रस्टी बनाया गया, लेकिन अंगूरी ऐसा कोई भी पता नहीं दे पा रही थी जहां उसे वापस भेजा जा सके। इसी वजह से उसको बसाना एक बड़ा सवाल बन गया। अविनाश ने उससे मिलना बंद कर दिया। उधर अनुहिता को अनाथालय से लगातार अंगूरी की शिकायतें मिलती रहती थीं।
अनाथालय के रोज रोज के चक्कर काटकर तंग आ चुकी हूँ। मेरे मेरे और भी सारे काम है करने के लिए। ये अंगूरी अचानक मेरी ही प्रॉब्लम क्यों हो गई? अगर हम उसकी देखभाल नहीं कर सकते तो हम उसे एडमिनिस्ट्रेशन को क्यों नहीं सौंप देते? नहीं, अंगूरी का हमारे पास होना बहुत जरूरी है, नहीं तो ये स्टोरी शुरू होने से पहले ही खत्म हो जाएगी और फिर फ्लैश स्टेट की सारी इन्वेस्टिगेशन फाइलों में सिमट जाएगी। हमारे कुछ भी करने से कुछ बदल तो नहीं जाएगा। आखिर में होगा क्या? सुप्रीम कोर्ट से एक जजमेंट पास हो जाएगी, बस। इससे अंगूरी को क्या फर्क पड़ने वाला? अरे फर्क पड़ने वाला नहीं, फर्क पड़ चुका है। क्या स्टेट गवर्नमेंट्स ने हमारी रिपोर्ट्स के आधार पर उन सब लोगों के खिलाफ एक्शन नहीं लिया? क्या हमारी रिपोर्ट्स की वजह से उस जैसी और सैकड़ों लड़कियों को उस गंदगी से बाहर नहीं निकाला गया होगा? और औरों की तो छोड़ो, कम से कम हम अंगूरी को तो नरक से बाहर निकालना है ना। एक नरक से निकाल के दूसरे में झोंक दिया। क्या जुर्म किया है उसने जो उसे अनाथालय में बंद करके रखा है? अनुहिता ठीक करे अविनाश, अंगूरी की सारी जिम्मेदारी अब हमारी है और उसकी हर जरूरत, चाहे वो फिजिकल हो या इमोशनल, उसका ख्याल रखना हमारा फर्ज बनता है। अब क्या हुआ? क्या हुआ बोलेगी भी? एक बीड़ी की तलब लगी है, एक बीड़ी पकाते। यहाँ कोई नहीं बैठा हुआ तेरे लिए बीड़ी लाने वाला। जब से यहाँ डाला है उंगली भर में जो कभी बाहर निकलने दिया हो, कहने को पागल है कोई। ओ, अब रो के मत दिखा मुझे, चुप हो जा। राम सिंह, इसे बीड़ी दिलवा के ला। चल जा। चल खड़िया, आ मेरे साथ। पुलिस ने अंगूरी को ढूंढने के लिए सारे देश में बहुत बड़े स्तर पर खोजबीन शुरू कर दी, लेकिन अंगूरी का कहीं पता न चला। अंगूरी के गायब होने के 12 साल बाद अप्रैल सन 1993 में सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में एक आदेश जारी किया कि राजस्थान, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश में वाकई लड़कियों का व्यापार जोरों पर है। लिहाजा इन राज्यों की सरकारों को इस व्यापार को जड़ समेत उखाड़ फेंकना चाहिए। सन 1984 में अविनाश वाचस्पति ने देह व्यापार पर एक और स्टोरी करने के लिए शिवपुरी का फिर से दौरा किया। वहां औरतों का व्यापार अभी भी पूरे जोरों पर था। अविनाश आज भी राष्ट्रीय टाइम्स में कार्यरत हैं, पर अंगूरी की स्टोरी के बाद वो दोबारा कभी इतनी बड़ी सेंसेशनल रिपोर्ट तैयार नहीं कर पाए। अनुहिता भी राष्ट्रीय टाइम्स में चीफ रिपोर्टर के ओहदे पर बनी हुई है। कुछ सालों बाद पचौरी ने एग्जीक्यूटिव एडिटर के पद को त्याग कर राजनीति को अपना क्षेत्र बना लिया। अंगूरी का आज तक कुछ पता नहीं चला है। रिपोर्टों के मुताबिक औरतें आज भी मंडी में उसी तरह खरीदी और बेची जाती हैं, कभी कभी एक मवेशी से भी आधे दाम पर। Gentlemen, there are just 48 hours to D-Day. अगर आप लोगों को किसी भी किस्म का डाउट है तो आप अभी पूछ लीजिए, नाउ। हो सकता है आप लोगों के लिए ये प्रोजेक्ट आपकी जिंदगी का इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट हो, लेकिन मेरे लिए ये मेरी जिंदगी है। 17 साल का अरसा बहुत बड़ा होता है। भले ही ये साल हमने लिक्विड प्रोपल्शन सिस्टम को हासिल करने के लिए लगाए हों, लेकिन अगर पिछली बार की तरह इस बार भी हमसे कोई चूक हो गई तो वी ऑल आर प्रोफेशनली डेड।
और करोड़ों का जो नुकसान होगा वो अलग। नो, नथिंग कैन, नथिंग विल गो रॉन्ग। हिंदुस्तान स्पेस रिसर्च सेंटर HSRC केवल 2 दिन बाद ही एक रॉकेट लॉन्च करने वाला था। इस लॉन्च की सफलता का मतलब भारत का उन विकसित देशों के बराबर खड़ा होना था जिन्होंने अंतरिक्ष कार्यक्रम में महारत हासिल कर रखी थी। इस लॉन्चिंग में एक नई तकनीक लिक्विड प्रोपल्शन सिस्टम इस्तेमाल की जा रही थी, जिसके जन्मदाता थे नामी वैज्ञानिक आनंदन नंबूदरी। उनके साथ काम कर रहे एक दूसरे वैज्ञानिक का नाम था उन्नी। उन्नी, स्टेज 2 की ड्राइंग्स कहाँ है? सर वो यही थी, मैंने खुद वापस रखी थी। वापस रखी? मतलब तुमने उन्हें छुआ क्यों? I want them now. Go and get it. यस सर। हेलो, होटल पाम बीच, रूम नंबर 214 से कनेक्ट कीजिए। जी रूबी से। सर, रूबी मैडम सुबह को होटल से चेकआउट हो गया। चेकआउट? वापिस जाओ, आज ऑफिस बंद है। इनको बोलो मेरी फ्लाइट मिस हो जाएगी। एडी माना में केरला माना बंद मतलब बंद, गाड़ी आगे नहीं जाएगी। देखिए देखिए, मेरा आज जाना बहुत जरूरी है। वापस चले जाओ, वापस चले जाओ। For God's sake, please let me go. जाने दीजिए। अरे क्या कर रहे हैं आप? प्लीज सुनिए तो सही, आप क्यों पीछे ले रहे हैं गाड़ी को? मैडम गाड़ी आगे नहीं जाएगी। जाओ, बयान ले लो। उसने अपना जुर्म कबूल कर लिया। यस। यस। इंस्पेक्टर राघवन। यस। मेरा नाम रूबी है। 3 दिन बाद मेरा स्टे परमिट खत्म हो रहा है। ये देखिए, ये रहा मेरा पासपोर्ट और एयरलाइंस के 2 कंफर्म टिकट्स। एक्चुअली बंद के कारण मेरी फ्लाइट मिस हो गई है और अब सुन रही हूँ कि हैजा के कारण 10 दिन तक कोई फ्लाइट नहीं मिलने वाली है। आपका भी स्टे परमिट एक्सटेंड करना है? जी नहीं। आपका नाम? मेरा नाम नियोमी है। अपनी बेटी के एडमिशन के लिए आई थी। और आपके बार बार इंडिया आने की वजह? मैं दिल की मरीज हूँ। इंडिया इलाज करवाने आई थी। कहाँ करवा रही हैं इलाज? यू सी, वो 90 दिन से आप इंडिया में हैं और आपको अस्पताल का नाम नहीं मालूम। डॉक्टर का नाम? एक्चुअली मुझे इलाज करवाने का मौका नहीं मिला। ऐसे आप नौकरी करते हैं? मैंने नौकरी छोड़ दी। कहाँ करती थी? एक सरकारी डिपार्टमेंट में। डिपार्टमेंट का कोई नाम? जी, मैं नेशनल सिक्योरिटी सर्विस में क्लर्क थी। यानी अपने देश की सीक्रेट सर्विस। आप तलाकशुदा भी हैं? लेकिन सुबह आप अपना पासपोर्ट और वीजा छोड़ गए। एक्सटेंशन कब तक मिल जाएगा? ये तो आपके कॉपरेशन पर है। आप कॉपरेट करेंगे तो जब चाहेंगे मिल जाएगा। फिर मैं कब आऊं? आपको आने की तकलीफ नहीं करनी पड़ेगी, मैं खुद आ जाऊंगा। कहाँ रहते हैं आप? पाम बीच। पाम बीच। रूम नंबर? 124। 124। सॉरी, 214। श्योर? 214। थैंक यू सर। उसका रहन सहन चाल चलन शक पैदा करता है। मुझे पक्का यकीन है कि वो जासूसी कर रही है। लेकिन किसकी और किसके लिए? यही पता करने की परमिशन मांग रहा हूं सर। ओके, परमिशन ग्रांटेड। थैंक यू सर। परमिशन मिलते ही राघवन ने तहकीकात शुरू कर दी। उसे पता चला कि रूबी भारत के दुश्मन मुल्कों के लोगों से मुलाकातें कर रही है। रूबी के हर कदम पर नजर रखी जाने लगी। उन्हीं वो बार बार फोन करता है, मिलने आता है। मुझे उसके इरादे ठीक नहीं लगते हैं। मैं इस कंट्री में फंस गई हूँ। तुम्हारे फंसने से मैं तो बहुत खुश हूँ।
तुम्हारे करीब रहने का मौका तो मिलेगा। थैंक्स। थैंक यू। राघवन के कारण मैं नाओमी को अपने कमरे में शिफ्ट करवा रही हूँ। तुम्हारे चाहने वालों की लिस्ट में इंस्पेक्टर राघवन भी शामिल हो गया क्या? उन्नी, दिस इज नॉट अ मैटर ऑफ जोक। हंसी में मत डालो। देखो, तुम्हारी बीबी डॉक्टर है ना, अगर वो मुझे एक मेडिकल सर्टिफिकेट बना दे कि वो मेरा इलाज कर रही है, तो फिर मैं राघवन और इस कंट्री से बच सकती हूँ। हो जाएगा रूबी, हो जाएगा। कब? जब मैं पूरी तरह फंस जाऊंगी तब। देखो रूबी, मैं तुम्हारी बात समझ गया हूँ। मैं विजया से बात करता हूँ और तुम्हें फोन करूंगा। प्रॉमिस? प्रॉमिस। हेलो। हेलो। उन्नी, विजय ने मेडिकल सर्टिफिकेट बनाया। कल मेरा स्टे परमिट खत्म हो जाएगा। मेरा पासपोर्ट और वीजा अब तक राघवन के कब्जे में है। रूबी, ये घर नहीं स्पेस सेंटर है, थोड़ी देर में लॉन्च होने वाला है, समझो। तुम क्यों नहीं समझते कि वो क्या चाहता है? मैं यहाँ से हिल भी नहीं सकता। शाम को बात करेंगे, बाय। सुनो तो, उसने नाओमी को भी बुलाया था और मेरे बारे में 10 सवाल पूछे थे। हेलो हेलो उन्नी, हेलो। ओह माय गॉड, अगर वो हो तो कह देना कि मैं नहीं हूँ। क्या कर रहे हो? ये क्या कर रहे हो? ये क्या कर रहे हो? ये क्या कर रहे हो? क्या कर रहे हो ये? पूछताछ। ये पूछताछ करने का क्या तरीका है? तुमने अभी तरीका देखा कहाँ है? तुमसे बाद में निपटूंगा। गेट आउट। उन्हीं से लॉन्च के बारे में क्या बातें हैं? What the hell are you talking about? क्या बक रहे हो? उन कैंडल नाइट डिनर में क्या बातें होती थी? क्या बकवास है? भारत के स्पेस प्रोग्राम के बारे में उन्हीं से तुमने क्या पता किया और उसने क्या बताया? Listen, इंस्पेक्टर, मैं आपको कई बार बता चुकी हूँ कि मैं दिल की मरीज हूँ और मैंने उन्हीं से अपने इलाज के लिए हेल्प मांगी थी। उन्हीं डॉक्टर नहीं है, साइंटिस्ट है, और तुम उसके साथ किसी अस्पताल नहीं गई। तो क्या होटल के कमरे में वो तुम्हारा इलाज कर रहा था? लेकिन उसकी बीवी डॉक्टर है। कोई सबूत कि वो तुम्हारा इलाज कर रही है? कोई प्रेस्क्रिप्शन, कोई सर्टिफिकेट? उन्हीं के अलावा किस किस साइंटिस्ट को जानती हो? किसी को नहीं। नहीं, छोड़ दो उसे। दे, डायरी वापस कर दें। मास्टर, how dare you touch me? तेरी हिम्मत कैसी हुई? डायरी वापस कर, डायरी वापस कर, वापस कर। Shut up! उन्हीं जैसे स्पेस साइंटिस्ट तुझे अच्छे लगते हैं, दूसरे मर्द नहीं। उनमें ऐसी क्या खास बात है जो तू बार बार इंडिया आती है? मैं पता लगा लूंगा। Ten, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Ignition on. 0. Overall health fine. Yeah! Congratulations, Dr. Anand. Congratulations. Sir, Prime Minister's office. Okay. Unni, you've done it. Yes. HSRC Director Dhawan speaking. Oh, yes, sir. Thank you, sir. Right, sir. I will tell him, sir. Thank you. Well, Dr. Anandan, congratulations once again. The Prime Minister of India wants you in New Delhi Thank to you, sir. facilitate you. Thank you very much, sir. Good. रूबी की डायरी में उन्नी का नाम और फोन नंबर था। इसे सबूत मानकर इंस्पेक्टर राघवन ने FIR दर्ज की, जिसमें उसने लिखा कि रूबी अपने नहीं किसी और देश के लिए जासूसी कर रही है। होटल रिकॉर्ड्स के मुताबिक वो दिन में कई बार उन्नी को फोन करती थी। उसे वीजा अवधि से 3 दिन ज्यादा रहने के जुर्म में गिरफ्तार किया गया। इस काम में राघवन की मदद का इंटेलिजेंस ब्यूरो ने जिस अधिकारी को जिम्मा सौंपा, उसका नाम था
मुरलीधरन। हमने उन्नी को अपने जाल में फंसा और उसका बिस्तर गर्म किया और उसके जरिए लिक्विड प्रोपल्शन सिस्टम की ड्राइंग्स हासिल की और दूसरे मुल्कों से इस सिस्टम और ड्राइंग्स का सौदा किया। जरूर। वानी, वानी, बैठने दो, बैठने दो। बैठने क्या, लेटने दें। हम भी नहीं चाहते कि तुझ जैसी जवान चीज कोई इस हालत में खड़ी रहे। हमें उन गद्दारों के नाम बताओ। इंडिया क्यों आती है? इतने डॉलर्स कहां से आए तेरे पास? बेवड़ची। क्या बात है, आज जल्दी बुला लिया आपने? कुछ धमाकेदार खबर है क्या? Well, see? कौन औरत है ये? ऐसे टॉर्चर क्यों? तो क्या जासूस को सांबर वड़ा खिलाऊं? जासूस? मतलब स्पाई? कुछ मसाला है क्या? यार स्पेस सीक्रेट्स हों और हमारे दुश्मन मुल्क उसमें शामिल हों। मेरे पास इस बात के सबूत हैं कि हमारे स्पेस सीक्रेट्स दूसरे मुल्कों तक पहुंचाए गए हैं। लेकिन यह खबर मैं अभी लीक नहीं होने दूंगा। क्या बोल रहे हो बॉस? कुछ सोचो। ऐसे हेडलाइन से तो धमाका होगा, धमाका। और फिर हम दोनों मिलके काम करें तो केरल पुलिस का भी नाम होगा। क्यों? जरूर होगा। अगली सुबह 5000 से भी कम सर्कुलेशन वाले लोकल अखबार ध्वनि की हेडलाइन थी, एक जासूस गिरफ्तार। खबर में HSRC के कुछ वैज्ञानिकों के इस साजिश में शामिल होने का भी आरोप लगाया गया। हालांकि किसी का नाम नहीं दिया गया था। उस दिन अखबार की सभी कॉपियां बिक गईं। अच्छा, मैंने आपको प्राइम मिनिस्टर के साथ टीवी पर देखा था। उन्नी, मैंने एयरपोर्ट पर ध्वनि पढ़ा। तुमने पढ़ा क्या? ये वाहियात खबर किसने दिया? सर, जिसे वो जासूस कह रहे हैं मैं उसे जानता हूं सर। चेट्टा, पहले पूजा प्रसादम, ऑफिस का बात बाद में। उन्नी, तुम इस औरत को अच्छी तरह से जानते हो? क्या क्या धमाका बजाया बॉस हमने, क्या धमाका। नेशनल डेलीज के संपादकों का फोन आ रहा है कि बॉस हमारे पेपर में लिखो, हमारे पेपर में लिखो। तुम्हारा नाम बोर्ड लेटर्स में छपा है, लेकिन किसी खास आदमी का नाम छापना तुम भूल गए। यार तुमने तो अभी प्रूफ दिया नहीं, इसलिए जानबूझकर तुम्हारा नाम नहीं छापा कि कहीं बाद में जाके तुम्हें परेशानी ना हो। प्रूफ तुम्हें मिल जाएंगे। रूबी नहीं बताएगी तो उसकी दोस्त से उगलवा लेंगे। मुझे लगता है वो जल्दी बता देगी। क्या बात है बॉस, तब बजेगा धमाका, तब। जासूसों का बढ़ता जाल, रूबी की साथी की तलाश। क्यों, यही होगी ना तुम्हारी हेडलाइन? बॉस तुम तो हमारे पेट में लात मारोगे। वैसे कुछ और मसाला है क्या? ध्वनि की खबर के आधार पर जब राष्ट्रीय अखबारों में भी यह खबर छपने लगी कि जासूसों का निशाना HSRC था, तो देश भर में तहलका मच गया। पाठकों के गुस्से के साथ साथ अखबारों का सर्कुलेशन भी बढ़ने लगा। इस बीच पुलिस ने रूबी की कथित साथी नेओमी को भी गिरफ्तार कर लिया। झूठ बोलेगा तुम जानती हो इसे। ध्यान से देख, ध्यान से देख। कितनी बार बोलेगा, नहीं जानती इसको, नहीं जानती। अगर तुम दोनों ने ही जल्दी ही सच नहीं बोला, सच उगलवाने के और भी तरीके आते हैं मुझे। बताओ। 4 दिन तक रूबी और नेओमी को भूखा प्यासा रखा गया। इसके बाद राघवन ने अपने सीनियर्स को बताया कि दोनों ने अपना जुर्म कबूल कर लिया है। उनका इकबाल जुर्म कैमरे पर रिकॉर्ड किया गया। हम होटल सारन बेब्स में उन्हीं से मिले और 2 मौकों पर मैंने उसे $9 लाख दिए। उसने
लिक्विड प्रोपल्शन सिस्टम से संबंधित कागजात के 2 पैकेट दिए, जिसे मैंने भारत के दुश्मन मुल्क तक पहुंचा दिया। साफ दिख रहा है ये कन्फेशन जबरदस्ती लिए गए। लेकिन सर, इसके बेसिस पर हम उन देशद्रोही वैज्ञानिकों को गिरफ्तार तो कर ही सकते हैं। लेकिन इन कन्फेशंस को कोई भी अदालत सबूत के तौर पर बिल्कुल नहीं मानेगी। सर, जब साइंटिस्ट जुर्म मान लेंगे तब तो मानेगी। अगले दिन अखबारों में छपा कि रूबी और नेओमी ने उन्नी और HSRC के एक और वैज्ञानिक की मदद से जासूसी करने का आरोप कबूल कर लिया है। उन्नी का फोन नंबर रूबी की डायरी में मिलना इसका सबूत था। इस खबर से पूरा वैज्ञानिक समुदाय भौंचक कर रह गया और रॉकेट लॉन्च की सफलता पर भी धुंध छा गई। सॉरी, कितनी बार हम बहस कर चुके हैं। आखिर तुम्हें मिलता क्या है ऑफिस में? आप खुद ही देख लो। भगवान के लिए सॉरी मत बोलो। यू जस्ट प्लीज डोंट टच मी। विजय, अगर इस वक्त तुमने मेरा साथ नहीं दिया तो हमारे दुश्मनी ड्राइंग्स का फायदा उठाएगा तो क्या? आपके हिसाब से उन्होंने एक क्या? जिन लोगों को ये नहीं पता कि ड्राइंग और टेक्नोलॉजी में फर्क क्या है, वो इस बारे में लिख रहे हैं। Stop it, idiots! आप उन्हीं को क्यों बचा रहे हैं? आप उन्हीं को बचा रहे हैं? You just shut up and get lost. विजया, इन गवारों की बातों पर ध्यान मत दो। लोग क्या कहते हैं मुझे उसकी परवाह नहीं है। Well, I have some bad news for you. उन्हीं का अहमदाबाद में ट्रांसफर हो गया है। सर, तो डायरेक्टर साहब भी यही समझते हैं कि मैंने उन्हीं, बेहतर यही है कि तुम इस चक्कर से दूर रहो। उन्नी के अहमदाबाद पहुंचने के दूसरे ही दिन ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट के तहत राघवन उसे गिरफ्तार करके वापस त्रिवेंद्रम ले आया। मारो, मारो, तुम और कर भी क्या सकते हो? हम और भी बहुत कुछ कर सकते हैं उन्नी। अगर तुमने हमें यह नहीं बताया कि आनंदन इसमें किस तरह से इन्वॉल्व था। आनंदन उन 2 औरतों को जानते तक भी नहीं, उनको तुम इसमें क्यों घसीट रहे हो? तुम जैसे 2 कौड़ी के आदमी के पास इतनी महत्वपूर्ण इंफॉर्मेशन हो ही नहीं सकती कि कोई अपना पैसा लगाए। गिरफ्तारी के बाद उन्नी को HSRC से सस्पेंड कर दिया गया। सबूतों के लिए जब उसके घर की तलाशी ली जा रही थी, तब उसके घर के बाहर गुस्से से भरी भीड़ पड़ रही थी, जिनकी नजर में वो एक देशद्रोही था। ये क्या कर रहे हो? हेलो हेलो, विजया बेटे। हेलो सर। बेटे, ये आवाजें कैसी आ रही हैं पीछे से? क्या कर रहे हो? हेलो, हेलो, हेलो। मैं कुछ नहीं जानता, मुझे कुछ नहीं पता। पहचाना? ये स्पेस सेंटर के पेपर्स हैं, तुम्हारे घर से मिले हैं। मैंने ये पेपर्स कभी नहीं देखे। तुमने तो आज का न्यूज़पेपर भी नहीं देखा होगा। लो, मैं तुम्हारे लिए पढ़ देता हूं। मॉब अटैक उन्नीस हाउस, वाइफ इंजर्ड। बेचारी, इसकी गलतियों की सजा इसकी बीवी भुगत रही है। क्या तुम्हारे और रूबी के बारे में तुम्हारी बीवी को पता है? पूछो, क्या जानना चाहते हो? हाँ, आनंदन भी इस साजिश में शामिल है। जो हमने
उन्हीं से पैसे के बदले में कागज लिए। आनंदन भी वहां मौजूद था। उन्नी की गिरफ्तारी के एक हफ्ते बाद केरला पुलिस और इंटेलिजेंस ब्यूरो ने आनंदन को भी गिरफ्तार कर लिया। उस दिन आनंदन का जन्मदिन था। गुड मॉर्निंग सर। मॉर्निंग। यस, क्या है ये? अरेस्ट वारंट?